नमस्कार। व्यंग्य धारा साप्ताहिक गोष्ठी की ये 30वीं साप्ताहिक गोष्ठी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग निरंतर विभिन्न विषयों पर आंतरिक विमर्श भी करते हैं और जो बाह्य विशेषज्ञों को बुलाकर भी विमर्श करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग साप्ताहिक रचना विमर्श भी करते हैं। तो हम सबकी सक्रियता और संलग्नता इसमें देखी जा सकती है। आज की जो गोष्ठी है, वो 30वीं ऑनलाइन वीडियो गोष्ठी है और ये व्यंग्य विमर्श को केंद्रित है। और आज का जो व्यंग्य विमर्श का विषय है, वो है व्यंग्य और व्यंग्यकार को पहचानने के उपकरण। और इसमें जो हमारे मुख्य बाह्य विशेषज्ञ के भूमिका में हैं, वो हम लोगों के वरिष्ठ व्यंग्यकार, अग्रज व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल और हम लोगों के समकालीन, हम लोगों के हम उम्र श्री अनुपमणि त्रिपाठी जी। ये दोनों साथी हमारे विशेष वक्ता की भूमिका में हैं। और आज की जो पूरी ये गोष्ठी है, इस गोष्ठी का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा कि पहले हम लोग जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और भूमिका को लेकर के सैनी जी की बात सुनेंगे। और उसके बाद प्रमुख वक्ता के रूप में हम लोग प्रोफेसर हरीश नवल जी को सुनेंगे, फिर अनुपमणि जी को सुनेंगे। और इन विशिष्ट विद्वानों के वक्तव्यों से लेकर और आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग चैट बॉक्स में वो प्रश्न लिखेंगे। तो हम लोग उन प्रश्नों को भी कोशिश करेंगे कि हरीश नवल सर और अनुपमणि जी से उन प्रश्नों की जिज्ञासा को पूरा करें और दूर करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ और इसी प्रारूप के साथ हम लोग आज की ये गोष्ठी पूरी करेंगे। और मैं अपने दोनों आमंत्रित विद्वानों से ये बात साझा करते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना ये वक्त दिया है और व्यंग्यधारा को ये गौरव और सम्मान प्रदान किया है। इसके लिए हम लोग आपका अभिनंदन भी करते हैं और आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। आज की गोष्ठी की औपचारिक शुरुआत और औपचारिक भूमिका के लिए मैं हमारे साथी आदरणीय श्री रमेश सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को कहें और आप सबका औपचारिक स्वागत भी करें। और जो ये विषय है, इस विषय पर भूमिका स्वरूप अपनी बात रखें। आदरणीय श्री रमेश सैनी जी। नमस्कार मित्रों, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। तो आज यह भी एक यहाँ इको आ रहा है। मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो यह आज का जो व्यंग्य का विषय है, व्यंग्य और व्यंग्यकार पहचानने के उपकरण। इस पर हमने पिछले दोनों चर्चा की थी। यह हमारी आंतरिक चर्चा थी, समूह के अंदर थी, और उसमें से बहुत से पहलू बाहर निकले थे। उस चर्चा में राजेंद्र वर्मा जी, सुधीर कुमार चौधरी जी, रमेश तिवारी जी, रमेश सैनी, अनु शुक्ल और मधु आचार्य जी की अध्यक्षता में अनेक बातें आई थी। किंतु हम लोगों ने यह सोचा कि यह विषय अपनी विराटता को लिए हुए है। इसमें अभी बहुत से ऐसे कोण हैं जिस पर नजर जानी चाहिए, उस पर बात होना चाहिए। और एक ही गोष्ठी में यह बात पहले भी संभव नहीं हो पाई थी, और अभी भी बहुत सी ऐसी बातें रहेंगी चर्चा के बाद कि हमें उस पर विचार करना पड़ेगा। आज हमारे बीच में हरीश नवल जी हैं, जो कि वरिष्ठ पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेंगे, और अनुपमणि जी हैं, जो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबका अपना अपना समय था और सबका अपना अपना समय है। यह विषय आज जो व्यंग्य में चल रहा है,
और जिस पर दोनों पीढ़ियां जो संवेदनशील हैं, संवेदना के साथ रचना का सृजन कर रही हैं, व्यंग पर अपनी बात कर रही हैं, लिख रही हैं, वो भी बहुत गंभीरता से ले रही हैं। हाँ, कुछ ऐसी रचनाएं बाहर आ रही हैं जिनको हम व्यंग में भर्ती की रचना कह सकते हैं। और यह भर्ती की रचना लोग अपनी अपनी स्थापना दे रहे हैं, किसी भी चीज को व्यंग कह दे रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं व्यंग्यकार हूं। आपको मानना पड़ेगा इस ढंग की जो बातचीत हो रही है उसमें एक अराजकता का माहौल है। परसाई जी ने कहा था आरंभ में कि मैं कहानी लिख रहा हूं और लोग उसको व्यंग कर रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं वह व्यंग होगा, और परसाई जी ने बाद में स्वीकार किया कि लोग सही कह रहे थे। तो यह पाठक की बात है कि पाठक समझेंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं क्या सही में वह व्यंग है या कुछ और है। यह पाठक तय करेगा, हम लोग तय नहीं करेंगे। किंतु यहाँ पर क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में अपनी शक्तियां हैं, सोशल मीडिया में अपने को उजागर करने के बड़े व्यापक चीजें हैं कि उनके माध्यम से आप जो भी कहें वो मानना पड़ता है। पहले स्थितियां और थी, हम रचना भेजते थे, संपादक देखता था, उन पर चुनाव करता था, उसके बाद छपती थी और छपने के बाद में पुस्तक रूप में आती थी। तो कहीं ना कहीं एक बीच में एक शक्ति थी, एक सत्ता थी, संपादकीय सत्ता थी, वो रचनाओं पर गंभीरता से विचार करती थी। जो रचना उनको अपने अखबार के मुताबिक लगती थी वो उसमें, या समय के मुताबिक लगती थी या समाज के मुताबिक लगती थी, उसको वो स्थान देते थे। आज सोशल मीडिया में सब चीजें बाहर हो गई हैं, आदमी हाशिए पे हो गया है, समाज हाशिए पे हो गया है, लेखन भी आज हाशिए पे है, क्योंकि उस लेखन से मानवीय चिंताएं गायब हो रही हैं, आदमी गायब हो रहा है, समाज की जो जरूरतें पे जिन पर बात होनी चाहिए वो चीज हमें नहीं मिल रही है। और जबकि व्यंग का महत्वपूर्ण तत्व मानवीय सरोकार है, मानवीय संवेदना है, मानवीय समाज की जरूरतें हैं, समाज को क्या चाहिए उसकी जरूरतें हैं, उस पर बात होना चाहिए। जो राजनीति में, नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो अराजकता फैली है, लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की आड़ में अब कई नई नई चीजें रची जा रही हैं, और इन सब पर शायद बातें हमारे लेखन में नहीं दिख रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं ये सोचता था कि हम लोगों ने चर्चा की थी और सब लोग बोलते हैं, चाहे सत्ता के व्यंग का मूल बात असहमति है, जैसे कि हमारे तिवारी जी हमेशा बोलते हैं, है? और सत्ता के विरोध का, सत्ता चाहे किसी की भी होती है, समाज की सत्ता हो सकती है, राजशाही सत्ता हो सकती है, इवन पिता की भी सत्ता हो सकती है। पिता की सत्ता पर परसाई जी ने लिखा था कंधे श्रवण कुमार के। आज रचनाएं हम जो देखते हैं वो सत्ता के पक्ष में आ रही है, मतलब जो सत्ता प्रताड़ित कर रही है, आज का लेखक उसके पक्ष में दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब चर्चा हुई थी तो हमारे एक मित्र ने ऐसी सवाल कर दिया था कि आप सत्ता के पक्ष की कोई रचना बता दीजिए।
जब हम क्षण भर में मुर्गा पढ़ते हैं, राजा के लिए आंगन टेढ़ा पढ़ते हैं, गुपचुप एजेंडे वाली पार्टी का नामकरण पढ़ते हैं, रज्जो लाइव पढ़ते हैं और झाड़ू पोंछे वाली बाई और मिग 21 की सफाई पढ़ते हैं। क्या इनमें आपको व्यंग दिखता है? बहुत सोचने की बात है। ये पूरी रचना, पूरा श्रम किसी ना किसी सत्ता के पक्ष में दिख रही है। आप झाड़ू की पोंछे वाली की बाई में आप वो काम वाली बाई का मजाक उड़ा रहे हैं जो कि वंचित है, शोषित है, उसका उपहास उड़ा रहे हो। रज्जो लाइफ भाई, उसमें भी उपहास उड़ा रहे हो। आंगन टेढ़ा है, उसमें भी उपहास उड़ा रहे हो। कमजोर वर्ग का उपहास। क्षण भर में मुर्गा है, जो आज किसान का बड़ा बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस किसान का भी आप उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। अब समय आ गया है कि ये रचना को हम क्या व्यंग्य कह देंगे? किसान का उपहास उड़ा रहा है क्षण भर में मुर्गे में, और हम किसान के पक्ष की बात कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं किसान वो किसान है जो 50 एकड़ वाला किसान मैं नहीं मानता, 100 एकड़ वाले को किसान मैं नहीं मानता, जो 5-7 एकड़ जमीन है, जो कर्जे में डूबा हुआ है, जो अपने खेत में पक्षियों को उड़ाने के लिए कि उसके फसल को खा ना जाए, बिजूका लगाता है, हुर्रे की आवाज उड़ाता है। और एक किसान वो है जो पक्षियों को उड़ाने के लिए एयर गन चलाता है। आपको तय करना पड़ेगा कि एयर गन वाला किसान है, उसके साथ कितनी संवेदना है, या कि जो छोटा किसान है, जो बुजुका लगा के किसान को भगाना भी चाहता है, उनका जीवन भी बचाना चाहता है और अपनी फसल की रक्षा भी करना चाहता है। तो ये दो पहलू हैं। हमको उस संवेदना के साथ बातचीत करना पड़ेगी। और व्यंग्य को कितने बार हमारे वरिष्ठों ने कहीं ना कहीं परिभाषित किया है, अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, किंतु हमारे साथ आज की पीढ़ी में, और वो पीढ़ी युवा भी हो सकती है, आज के नए लेखक भी हो सकते हैं, चाहे उन्होंने 60 साल के बाद लिखना चालू किया हो, चाहे आज 20 साल की उम्र से लिखना चालू कर रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं लेखन में युवा दिखते हैं। तो उनकी दृष्टि को भी देखना पड़ेगा कि पहले आप व्यंग लिख रहे हैं तो हमारी पुरानी पीढ़ी को आपको पढ़ना पड़ेगा। आज तक व्यंग्य की कोई ग्रामर तैयार नहीं हुई है, किंतु मैं जैसा मैंने परसाई जी का बोला था कि पाठक कहता था यह व्यंग्य है, तो यही पहचान उसकी भी है कि आप जब लिखोगे, जब मन उद्वेलित हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, आपको पढ़ने के बाद आप किताब रख 10 मिनट सोचोगे, तो अगर रात शाम को पढ़ लोगे तो रात की नींद गायब हो जाएगी। मैं समझता हूं कि वही एक सफल रचना होगी, वही आपका व्यंग्य होगा। और एक बात और है, यह तो व्यंग्य की बात हुई, एक एक महत्वपूर्ण बात, एक डिजरायली लेखक हुए हैं, विदेशी लेखक हैं, उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण बोली थी, व्यंग्य के बारे में बोली थी कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उनमें व्यंग्य सबसे अधिक कठिन है। इस कारण में यह ध्यान रखना होगा कि इसकी प्रगति किसी तरह बाधित न हो। तो इसको, क्योंकि व्यंग्य ही एक ऐसी विधा है जो कि जीवन से जुड़ी है, मानव से जुड़ी है, प्रपंच को उजागर हमारा साहस के साथ उजागर करती है, सत्ता से मोटिवेट कर सकती है, बाकी कोई विधा में दम नहीं है। और अगर मैं हमेशा भी कहता हूं कि अगर हम नहीं साध पा रहे हैं व्यंग्य को, तो मित्रों से और लेखकों से भी मेरा अनुरोध आता है कि भाई ना लिखें व्यंग्य,
कोई जरूरी नहीं है कि आप व्यंग लिखें, दूसरे रास्ते भी हैं। आप कहानी लिखिए, कविता लिखिए, निबंध लिखिए, किंतु व्यंग लिखकर आप कहीं नहीं कहीं व्यंग का तो नुकसान करते ही हैं, समाज का भी नुकसान करते हैं। एक बात और, आदमी के दो चेहरे होते हैं, हमेशा देखा है। और आज तो मास्क लगाए हुए तो आदमी और पहचान में नहीं आ रहा कि व्यंग लिख रहा है, विसंगतियों को उजागर कर रहा, पाखंड को उजागर कर रहा है, किंतु व्यंग्यकार जो लिखने वाला वो उसी पाखंड को कर रहा है। जिस धार्मिक अंधविश्वास को उजागर करता उसी में लिप्त है, सरकारी विसंगति को उजागर करता उसी में लिप्त है। और फिर व्यंग और व्यंग की जो समांतर रेखा खिंच जाती है कि हम उसको व्यंग्यकार माने कि जो उसने क्या सही सच्ची आत्मा से लिखा हुआ है, सही स्पंदित होकर लिखा हुआ है, क्योंकि और वैसे ही आज जिस समय में हम लोग जी रहे हैं वह समय बहुत कठिन है। हम विसंगतियों से बचकर लिख रहे हैं, सत्ता के विरोध में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसा लिख रहे हैं कि सीधा न समझ में आए, किंतु सत्ता समझ ले कि जो हमारे पक्ष में लिख रहे हैं, जो हमारे साथ में है, और भी समाज जो दूसरी विसंगतियां हैं उनको भी हम बचा के लिख रहे हैं। आज कोरोना काल बीत रहा है, कई 8-9 महीने हो गए हैं, और हम जो रचनाएं देख रही हैं, कोरोना से संबंधित तो बहुत सी रचनाएं हैं। कोरोना के बीच में उपहास होने वाली रचनाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। कोरोना के लिए मतलब जो संवेदनशीलता होती है उसमें हम लोग कर रहे हैं कि कोरोना के फायदे क्या हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो क्या जो लेखिकी कर्म है, जो क्या व्यंग्यकार का काम है, यह सब बातें को ध्यान में रखकर, और मेरे जो वरिष्ठ मित्र हैं हरीश नवल जी और अनूप मणि जी जो युवा प्रतिनिधित्व करते हैं, अनूप जी से मेरी अनेक बात हुई अभी इन दौर में, जब उनसे कांटेक्ट किया गोष्ठी करने के लिए, विमर्श के लिए, तो उन्होंने बोला कि सैनी जी मैंने नहीं लिखा या नहीं पढ़ा होगा आपने, मैंने किंतु मेरी कोरोना पर संवेदनशीलता की एक लंबी सीरीज लिखी है। उन्होंने 1-2 व्यंग भी भेजे मुझे। तो कहना मत कि कई लिखा भी जा रहा है, नहीं भी लिखा जा रहा है, किंतु जो गंभीरता से लिख रहे हैं लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं, और जो उसको बहुत आसानी से सरलता से ले रहे हैं वो हमारे सामने दिख रहे हैं। और जो सामने दिख रहा है वो बहुत खतरनाक है, और उससे सजगता जरूरी है। और हम सब व्यंग्यकारों का दायित्व है, हम सब लेखकों का दायित्व है कि इस पर चिंता करें, और हमें पहचानना पड़ेगा और उसकी पहचान बतानी पड़ेगी। जब वो पहचान समझ में आएगी तो जो ऐसे लोग हैं निश्चित है कि धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। और मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तिवारी जी, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने विस्तार से हमारे इस विषय के औचित्य को और जो आपने समझा उसको, अपना माइक ऑफ कर लीजिए सैनी सर। तो आपने विस्तार से चीजों को समझा, और जो आपकी समझ थी, जो आपने अपनी समझ को अपने हिसाब से और विषय के अनुरूप, और जो मुख्य बातें हैं कि हमने इस पर पहले भी चर्चा की इस विषय पर, और बहुत सी चीजें निकल के आई। हम चाहते हैं कि और बेहतर तरीके से इस पर और विचार विश्लेषण हो, और इसी क्रम में हमने इस आज की गोष्ठी को रखा है। तो अगले वक्ता और विशिष्ट वक्ता के तौर पर मैं चाहूंगा कि हमारे बीच प्रोफेसर हरीश नवल सर हैं, और जो व्यंग और व्यंग्यकार को पहचानने के उपकरण, मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम लोग जन्म ले रहे थे तब व्यंग को विधा बनाने की चुनौतियों का सामना कर रहे थे हरीश नवल जी, प्रेमचंद मेजे जी और इनके समकालीन अन्य वरिष्ठ व्यंग्यकार। तो मैं चाहूंगा कि व्यंग और व्यंग्यकार की पहचानने के विषय पर, पहचानने के उपकरण पर डॉक्टर हरीश नवल जी अपने
वैचारिक संबोधन से हम लोगों को लाभान्वित करें। प्रोफेसर हरीश नवल सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी। सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आपको और व्यंग धारा को कि आप और रमेश सैनी जी जिस ढंग से व्यंग को गंभीरता से लेकर के चल रहे हैं, उसकी बहुत तीव्र आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता हो चुकी है और ये आप काम कर रहे हैं। ये आपने बताया 30वीं गोष्ठी है, तो मैं समझता हूँ ये व्यंग के हित की बहुत बड़ी पहचान है। तो पहला साधुवाद आपको। धर्मयुग में बहुत पहले जब हम लोग धर्मयुग में लिखते थे तो एक बार एक आर्टिकल आया था, हमें रमेशिस्तान चाहिए, और हमारे व्यंग धारा में दोनों रमेश हैं। तो अगर यही रमेशिस्तान अगर व्यंग्यस्तान बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी व्यंग की धारा बिल्कुल उचित ठीक दिशा पर निर्देशित होती रहेगी। आपने कहा कि उपकरण, अब यहाँ दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो लेखकीय उपकरण है या पहचानने के उपकरण है या फोरेंसिक साइंस के उपकरण है, ये उपकरण किसी ना किसी तरह से घूम फिरकर ये उन तत्वों पर आ जाते हैं जिनसे व्यंग जन्म लेता है, प्रतिपादित होता है, और व्यंगकार की पहचान भी उन्हीं के द्वारा होती है कि क्या वो उनको ठीक ढंग से प्रतिपादित कर पा रहा है अथवा नहीं। तो एक ये मूल्यांकन का प्रश्न भी है। रमेश सैनी जी ने जो गंभीर बातें की हैं उससे लग रहा है कि जो नित्य कर्म का लेखन हो गया, जहाँ चिंतन का अभाव है, जहाँ मनन नहीं है, विमर्श नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अनुभूति भी नहीं है, क्योंकि जिस संवेदना से वो जन्म लेती है अनुभूति, वो संवेदना जगनी और होनी बहुत अनिवार्य है। उसके बिना लोग लिख रहे हैं और भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपकी चिंता, हम सबकी चिंता है कि जो अपने आप को व्यंग्यकार बता रहे हैं, क्योंकि ये समय व्यंग का समय है। कभी हमने सोचा नहीं था, जब हम युवा थे, लिखना शुरू किया था, तो तब वो नई कविता का युग था, बहुत गुरुडम चल रहा था, तार सप्तक और बाद के सप्तकों का, और फिर उसके बाद नई कहानी का हुआ, कहानी के आंदोलन हुए, अकहानी हुई, समानांतर कहानी, सब चल रहा था। उसी बीच में अचानक परसाई जी का उदय हुआ, और परसाई जी के साथ साथ ही जिन लोगों ने उनको देख करके या उनकी छाया में लिखना शुरू किया, तो एक पीढ़ी आई जहाँ नरेंद्र कोहली और सुदर्शन मजीठिया वगैरह की पीढ़ी, शंकर पूर्णतांबेकर की पीढ़ी, और उसके बाद की जो पीढ़ी आई वो थी जो हमारी और रमेश सैनी जी की पीढ़ी है, जो ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय, सुरेश कांत, हरि जोशी की पीढ़ी है, यज्ञ शर्मा की पीढ़ी है। तो हम लोगों के सामने ये प्रश्न था जो आज रमेश सैनी जी ने उठाया है कि हम क्या लिखें, कि इतने श्रेष्ठ व्यंग्यकार शरद जोशी जी, परसाई जी, श्रीलाल शुक्ल जी, लतीफ घोंगी जी, और उस समय तक तो केपी सक्सेना भी, कि इतना कुछ अच्छा लिख गए हैं। बल्कि मैं कहूँगा कुछ ऐसे व्यंग्यकार भी जो ललित निबंधकार के रूप में गए, जैसे जिनमें रामनारायण उपाध्याय का नाम है, तो वो लोग भी इतना अच्छा लिख गए थे कि उन्होंने समाज, नीति, राजनीति, धर्म सबको छुआ था, और उसके बाद की पीढ़ी ने उसको आगे बढ़ाया। तो हमारे सामने समस्या थी कि हम क्या करें। तो तब हम लोगों को ये लगा कि विधा का जो प्रश्न है ये हल होना चाहिए, और तब ये 1975 की बात होगी जब हम लोगों ने नई दिल्ली में गोल मार्केट में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में ये बहुत सीधा साधा विषय रखा कि क्या व्यंग एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। और उसके बाद वो एक इतिहास सा बन गया, और बाद में जब अट्टहास की गोष्ठियां माध्यम संस्थान के द्वारा अनूप श्रीवास्तव जी और सूर्य कुमार पांडे, और तब उस समय के लोगों को मधु आचार्य जी जानते हैं कि उस समय ठाकुर प्रसाद सिंह भी थे, जीवित थे, तो किस तरह से वो गोष्ठियां होती थी, और उन गोष्ठियों में जो व्यंग पर पहली बार विमर्श संभव हुआ, और वहां पर जो व्यंग पर विमर्श होता था वो व्यंग को विधा मानकर ही होता था। यद्यपि वहां भी ये प्रश्न, तब भी एक सवाल उठता था, तो फिर एक गोष्ठी में हो गया था कि हमें ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। बहरहाल
मुझे ये अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया। मैं व्यंग धारा को चुपके चुपके देखता हूँ और उस धारा को पसंद करता हूँ। मुझे ये पसंद आता है कि एक तरफ रमेश सैनी जैसे सजग और प्रौढ़ पीढ़ी के हैं और दूसरी तरफ युवा तेवर लिए हुए आक्रोशमय डॉक्टर रमेश तिवारी हैं, और दोनों ही अपनी अपनी दिग्गज हैं अपनी सोच में। दिक्कत यह है कि अगर हम कहें कि व्यंग की पहचान क्या है, सबसे पहले तो व्यंग की प्रकृति देखनी पड़ेगी, और व्यंग की प्रकृति जो है वो उसके करुण पक्ष में परिणत होने की, जैसे हम जानते हैं कि वो करुण पक्ष में की तरफ जाए, जिसकी तरफ सैनी जी ने कुछ और शब्दों में संकेत दिए, और वह निर्मम हो और मारक प्रहारक का रूप लिए हो। इसमें ये आवश्यक है कि निर्मम। अब कुछ लोग ये मानते हैं, चूंकि हम बात व्यंग और व्यंगकार दोनों की कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि जो व्यंगकार है वो बड़ा निष्ठुर प्रकृति का होना चाहिए, बड़ा आक्रोशित स्वभाव वाला होना चाहिए, उग्र स्वभाव वाला होना चाहिए। तो क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं है। पर साई जी भी उग्र स्वभाव के नहीं थे, त्यागी जी भी नहीं थे, शरद जोशी भी नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने लिखा उसकी जो आग है, उस आग को हमारे बीच में होना चाहिए कि चाहे व्यक्ति शालीन दिखे, सौम्य दिखे, लेकिन जब वो लिखे तब उसमें वो आग हो। तो इसलिए वो निर्मम प्रहारक हो। उस समय कोई ममतामयी चीज नहीं होनी चाहिए जब वो विरोध कर रहा है, जब वो कटाक्ष कर रहा है, या कभी कभी उपहास भी कर रहा है अपने सार्थक बोध को देने के लिए। क्योंकि व्यंग का चोटना चाहिए। व्यंग मांझता है कि जब व्यक्ति उसको पढ़े या सुने तो उसके बाद वो उसको कचोटे, कि उसको लगे कि उसको वो उसकी नींद में खलल पैदा कर सके, कि वो सोचे कि ये मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरे सामने ये चीज आ रही थी, लेकिन मैंने इसको उस तरह क्यों नहीं देखा जैसे इस व्यंग्यकार ने देखा। वो बात तो ये चूंकि मांझता है, ये चरित्र को, मनुष्य को मांझता है और उसको घिस घिस करके कुंदन बनाता है, सोने को कुंदन बनाता है। तो व्यंग की प्रकृति जो है वो उसके ध्वनित होने में है। क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है कि ध्वनि संप्रदाय पूरा, इसके ऊपर बड़े बड़े शास्त्र हैं। और ध्वनित क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी लिख रहे हैं, जिस शैली में लिख रहे हैं, जिस शिल्प के माध्यम से लिख रहे हैं, जिस भाषा को लेकर चल रहे हैं, वो ध्वनित कैसी हो रही है। जो हमारा सार्थक बोध है, जो हमारा लक्षित है, क्या उस लक्षित को ध्वनित कर पा रही कि नहीं कर पा रही। तो वो चेष्टा हमारे में होनी चाहिए, और उसके लिए ये बहुत बड़ी शर्त है। जो क्षमा कीजिए, जो ये सिर्फ आज की पीढ़ी की बात नहीं है, ये हमारे बाद की पीढ़ी, और क्योंकि आज की पीढ़ी तो हमारे बाद की पीढ़ी के बाद की पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी में भी थी, हमारी पीढ़ी से पहले भी थी, ये बात हमेशा थी। पर चूंकि अब बहुसंख्यक व्यंग्यकार हो गए हैं, इसलिए हमें वो संख्या से बड़ी लगती है, पर इसका प्रतिशत जो है वो, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ा है। कि हमारे समय में भी, हमसे पहले भी ऐसे व्यंग्यकार तथा कथित भी थे जो कि जिनमें बौद्धिक गांभीर्य उतना नहीं था जितना अपेक्षित है। तो ये बौद्धिक गांभीर्य की एक शर्त है, ये नैसर्गिक है। ये जो व्यंग हम लिख रहे हैं वो व्यंग्यकार के बौद्धिक गांभीर्य से उपजा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसका जो पाठक है वो विशिष्ट होता है। ये व्यंग जो है वो साधारण पाठक के नहीं है। इसको हम एक रोमांचक, रोमांस वाली या एक मनोरंजक कथा कहकर के या निबंध कहकर के नहीं कर सकते। जो लोग इस तरह का लिख रहे हैं और सोचते हैं इससे लोग हंसेंगे, या इससे उनको गुदगुदाहट होगी, या इससे कहीं उनकी कोई जो ग्रंथि है वो शमित होगी, तो क्षमा कीजिएगा कि वो गलत है। उसी तरफ हम लोगों को चलना चाहिए कि ऐसा नहीं। हमें तो उस जो पाठक विशिष्ट क्या है कि सहृदय और मर्म तक पहुंचने की क्षमता उसकी हो, और हमारी क्षमता व्यंग्यकारों की हो कि जब हम उसको वहां तक पहुंचा पाए। ये हम अपनी शैली और शिल्प के माध्यम से करते हैं, और इसके लिए व्यंग के पौधे को जड़ से सींचना होता है। और दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ ऐसे तथा कथित कुकर मुत्ते हो गए हैं इस मौसम में,
इतने ज्यादा हो गए हैं कि जहाँ पत्तों को तो सींचा जा रहा है लेकिन जड़ को नहीं सींचा जा रहा। आधार क्या है, बेस क्या है, उस बेस में हमें क्या देना है, तो वो जो है उस वहां तक नहीं पहुंच रहे। तो पत्तों को सींचने के बाद फिर हम देखते हैं कि अरे ये तो व्यंग कहीं पहुंचा नहीं। पहुंचेगा कैसे? जब हमने उसके आधार को सिंचित नहीं किया। और यही जो है, यही प्रक्रिया जो है, यही ये आसान नहीं है। सभी विधाओं में जो व्यंग विधा है ये सबसे कठिन विधा है। इसलिए कठिन विधा है कि बाकी की जितनी विधाएं हैं उन सब विधाओं को स्वतंत्रता है, वो कहीं भी बैठकर लिखें, चांदी रात में नाव की सैर करें, वो पार्क में घूमते हुए बेंच के पास प्रेमिका के साथ खड़े होकर के लिखें, कुछ भी करें, जैसा भी। किंतु जो व्यंग्यकार है वो तो गंदे नाले के किनारे पर खड़ा होता है। वो तो वहां है जहाँ कूड़ा करकट उच्छिष्ट है, समाज का फेंका हुआ छोड़ा गया जो तत्व है, उस तत्व के बीच में से, उस दुर्गंध में से उसको व्यंग की सुगंध निकालनी होती है। ये बहुत कठिन काम है। ये बहुत कठिन काम है कि आप गुलाब के फूल से तो गंध बना सकते हैं, लेकिन उन कांटों से कैसे बनाएंगे? बहुत दुष्कर कार्य है। और इसलिए रमेश सैनी जी, रमेश तिवारी जी और आप सबकी, जो हम सब यहाँ पर हैं, हम सबकी जो वेदना है वो यही है कि हम उस संवेदना तक क्यों नहीं पहुंच रहे कि जहाँ जिस मूल संवेदना से शुरुआत होती है उस अनुभूति की, वही हमारे में नहीं है। हम सोचते हैं अरे हमने ये लिख दिया और लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। नहीं, उसमें गुणवत्ता की बात ही नहीं है, उसमें तो गणना हो रही है। तो परिगणन शैली कभी भी साहित्य में चलती नहीं है। साहित्य में तो जो विशिष्ट तत्व आ जाए, जो उसका जो गुणीभूत हो, जिसका गुण सामने आए, वही हमेशा सफल होता है, और चाहे इसके लिए वर्षों लगे। तो इसमें व्यंग्यकार का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, जो मैं मानता हूँ, जो पहचानने का, कि आपने देखा बातों में अनुभूति आ गई, संवेदना आ गई, उसकी करुण पक्ष आ गया, ध्वनित होने की बात आ गई, पाठक की विशिष्टता आ गई, इन सब, और सहृदय के मर्म तक पहुंचाने की क्षमता पैदा करने की बात आई है। और ये सबसे जब लिखते हैं हम, तो उसमें आप सब लिखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हिंदी के व्यंग के यहाँ महारथी सभी लोग, किस किस का नाम मैं लूँ, सब एक से एक बढ़कर है, सबको मैं पढ़ता हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे पास लगभग सभी के व्यंग संकलन हैं, और वो सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हैं। जो व्यंग्यकार का प्रथित गुण है वो है सूक्ष्म पर्यवेक्षण। ये सूक्ष्म पर्यवेक्षण करे कि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म को भेद पाने की क्षमता पैदा करे। तो तब जाकर के, जैसे कि फिक्र तौसवी का एक स्तंभ था, प्याज के छिलके, तो उसमें वो जैसे प्याज को छीलते जाए, उसमें छीलने में जो है वो रोना भी आ जाता है, वो कड़वा भी लगता है, सब कुछ है, पर बाद में अंत में आकर एक प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी गुठली टाइप की का जो तत्व निकलता है, तो वहां तक पहुंचना होता है। तो ये सूक्ष्म पर्यवेक्षण, ये भी हमारे लिए एक उपकरण बनता है। और दूसरी बात है कि जो व्यंग की अनुभूति है वो ऐसे ही नहीं पैदा होती, वो पीड़ा से उभरती है। तो पीड़ा यानी कि जब हम उस पीड़ा को समझें, जिस पीड़ा की हम बात कर रहे हैं, जिस पीड़ा की बात अभी भाई ने कही, उस किसान की पीड़ा, और बहुत अच्छी बात कही कि कौन सा किसान, वो किसान नहीं जिसके हाथ में एयर गन है, जो पक्षी को मार रहा है, उड़ा नहीं रहा, वह किसान जो पक्षी की भी रक्षा करता है और अपने अन्न की रक्षा का भी प्रयत्न कर रहा है। वह 2 बीघा जमीन, देखिए आप सबने वो फिल्म देखी है, सुनी होगी, उसमें 2 बीघा जमीन के लिए जो संघर्ष है, ऐसा किसान जो हमारा अन्नदाता है, लेकिन जिसके पास अपने लिए, अपने घर के लिए उतना अन्न नहीं है कि वो 2 जून की रोटी खा सके। ये वो स्थिति है जहाँ संवेदनाएं मरनी शुरू हो जाती है कि आप लगते हैं इसके आगे क्या होगा। आत्महत्या आदमी क्यों करता है? जब कोई बस नहीं चलता। उस स्थिति में व्यक्ति जो सोचता है कि मैं अब इससे अधिक कुछ नहीं होगा, तो अगर हमारा अन्नदाता ऐसा करे तो हमें वो व्यंग्यानुभूति हमारे में आवश्यक है कि वो पीड़ा होनी चाहिए।
मर्म को स्पर्श करने की ताकत होनी चाहिए कि वो तत्व कि वो उस तक पहुंच सके। और दूसरी बात है कि व्यंग हालांकि विश्लेषक होता है किंतु विश्लेषण चाहता नहीं है ना। आप सब लिखते हैं, जो भी अच्छा लिख रहे हैं वो सब जानते हैं कि जो हमारे बेहतर व्यंग जो हमारे द्वारा लिखे गए, उन बेहतर व्यंग्यों में हमने क्या देखा कि उसमें विश्लेषण नहीं है, वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। यदि हमने प्रत्यक्ष कहना शुरू कर दिया तो हम प्रीचर हो जाएंगे। साहित्यकार उपदेशक नहीं होना चाहिए, मास्टर नहीं होना चाहिए, अध्यापक नहीं होना चाहिए। वो तो समस्या को सामने रख दे और इस ढंग से रखे कि वो उसके बखिए खुद नहीं उधेड़े, बल्कि जो पढ़ने वाला है वो उसको अपनी अपनी समझ से उसके अर्थ निकाल के वहां तक जाने को की व्याप्ति करे। तो वो इसलिए ये हालांकि व्यंग सिंधु होता है लेकिन ये बिंदु बिंदु प्रवाहित होता है। महाराष्ट्र में एक सिंचाई योजना चली थी जो बहुत कारगर हुई, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, कि बहुत सारा पानी डाल के नलकूप के द्वारा या घरों में जो गमले रखते हैं पूरा बाल्टी या उंडेल के यदि ड्रिप इरिगेशन करे तो पौधा ज्यादा फलता फूलता है। कि धीरे धीरे जैसे हम कहते हैं प्रगति करनी हो, विशेष रूप से साहित्य में तो सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। लोग कूद भी रहे हैं, फांद भी रहे हैं, वो बहुत 4-4 सीढ़ियां फलांग रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये पुरस्कार मिल गया तो ये हमने चौथी सीढ़ी पर आ गए, ये सम्मान मिल गया तो हम 5वीं सीढ़ी पर आ गए। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब हम फलांगते हैं तो फलांगने वाला गिर सकता है, जब वो गिरता है तो फिर वो धराशायी हो जाता है। और जब गिरे हुए लोग उछाल मारते हैं तो बहुत दूर तक जा ही नहीं पाते, कभी जाएंगे भी नहीं। इसलिए जो लोग ऐसा लिख रहे हैं वो सिर्फ उनके मन में ये है कि लोग हमें साहित्यकार माने, लोग हमें व्यंग्यकार कहें, और लोग कहें ना कहें वो स्वयं को कह रहे हैं तो कहने दीजिए। कोई अपने आप को राजा कहे तो कहता रहे, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमें क्यों कष्ट होता है कि जब सब लोग गिनती करते हैं कि देखिए व्यंग ये भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, तो उनमें ऐसे लोगों की भी जब गिनती ऐसे लोग करने लगते हैं कि जो खुद तो बहुत सार्थक लेखन कर रहे हैं लेकिन वो निरर्थक लेखन को, किसी भी भाई भतीजावाद को, गुरु शिष्यवाद को, कोई सा बात कहिए, उसके कारण से उनको प्रश्रय देना शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम लोगों के असली कदों को ना माप करके बौनों को प्रश्रय देना शुरू करते हैं तो वहां से अवनति शुरू हो जाती है। ये अवनति कविता में हुई, ये अवनति कहानी में हुई, ये अवनति व्यंग में हो रही है, होनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो तथाकथित गुरु लोग जो हैं वो कर रहे हैं। और जो बात होती है बहुत अच्छी नहीं है, मठ बनाने की, स्कूल बनाने की, वो नहीं, वो धाराएं बनाने की, वो नहीं, धाराएं नहीं बनना, उदाहरण बनना है। तो वो चीजें सारी। और दूसरी बात है कि व्यंग जो है वो उसको संप्रेषणीय बनाने में शिल्प बहुत सहायक होता है। तो इसलिए जो व्यंग विशेष रूप से गद्य व्यंग जो है वो अच्छे शिल्प की मांग रखता है। अब शिल्प के लिए भाषा है तो वो भाषा ऐसी हो वो यानी जिसमें नए शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जो कभी कभी पुरानी व्याकरण सम्मत ना भी मानी जाए किंतु नवीन अर्थ बोधक होती हैं। तो ऐसे शब्द जब जन्म लेते हैं और वैसा अर्थ देते हैं कि जिनके लिए कोई परंपरागत शब्द नहीं उतना अच्छा मिलता, तो वो भी एक जो है जिसको। और दूसरी बात है उसके साथ वक्रता भी जुड़ी हुई है, वक्रोक्ति जुड़ी हुई है ना। ये जो व्यंजना के साथ साथ जो शक्तियां साथ साथ चलती हैं ये सब उस शिल्प में आनी चाहिए। और व्यंग ही एक ऐसा है कि जिसमें बहुत शैलियों की विभिन्नता जितनी अधिक व्यंग विधा में उतनी किसी विधा में नहीं है। आप तोता मैना शैली में लिखिए, आप विक्रमार्क शैली में लिखिए, आप कहानी में लिखिए, आप कविता में लिखिए, आप नाटक में लिखिए, आप 25 में लिख दीजिए, 32 कहीं भी आप ले जाइए इसको, आप संस्कृति, आप आख्यानक में लिख दीजिएगा, आप पौराणिक संदर्भों को ले लीजिएगा कि इसकी शैलियां बहुत हैं। और जहाँ ज्यादा शैलियां होती हैं, जहाँ हमारे पास अधिक पैसा होता है, अधिक बड़ा घर होता है, तो उसका रख रखाव उसी तरह से करना पड़ता है।
जब 12 कमरों का घर होगा तो भैया उसका रख रखाव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो व्यंग तो वही 12 कमरों वाला घर है, उसकी साफ सफाई, सज्जा और ठीक ठाक मेहमान आए तो ठीक दिखे तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये 2-3 कमरे का नहीं है, इसलिए ये बहुत कठिन विधा है, और कठिन होने के कारण ही इसकी साधना ज्यादा मेहनत मानती है। इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। इसकी सिद्धावस्था नहीं आती, इसकी जो साधना अवस्था है वही सिद्धावस्था है। साधना अवस्था ही सिद्धावस्था है कि आप साधना करते चले जाइएगा। इसमें भाषा का चोटीलापन भी हो और चुटीलापन भी हो, इसमें शैली का अपनत्व भी हो, विशिष्ट शब्द क्रम आयोजन भी हो, और सबसे बड़ी बात इन सब के साथ साथ वो आत्मीय भी लगे, कि अपना लगे। जिस कारण से हम लोग ऐसे व्यंग के साथ हास्य को लगाते हैं, तो हास्य या विनोद को लगाते हैं, उसका कारण यही है कि वो सिर्फ जो थोड़ा सा सुगम सहज हो सके और वहां तक पहुंच जाए जहां तक हमारा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो अगर हम मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं ठीक है, बिना हास्य के भी व्यंग बहुत अच्छा होता है, हम सब ने लिखे हैं, मैंने भी लिखे हैं, विक्रमार्क, बुढ़ियार साहिर, परसाई जी भी उसका उदाहरण देते थे, श्रीलाल शुक्ल जी को पसंद था, लेकिन मुझे हास्य से परहेज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं कहता भी हूँ कि भाई आप जब कुनीन खा रहे हैं तो कैप्सूल में खा रहे हैं, तो कैप्सूल जो है उस कुनीन की कड़वाहट को पैदा नहीं होने दे रहा, लेकिन वो उधर में जाकर के अपना जो असर है वो दिखा रहा है, वो प्रभावित कर रहा है, वो आपकी उस शक्ति को बरकरार कर रहा है जिससे कि आप निरोगी होंगे। और यही तो है। तो उसके लिए अगर हमारे को और उपादान भी चाहिए हो तो क्यों ना वो किया जाए। और दूसरी बात, व्यंग सामाजिक बदलाव के लिए वैचारिक संघर्ष को पुष्पित करता है ना, ये वैचारिक संघर्ष कि जब, जैसे मैंने पहले कहा, चिंतन का अभाव होने से जो कमियां आ रही हैं, जिस तरफ सैनी जी इशारा करते हैं, आप सब लोग, हम सब लोग सोचते हैं जो एक सही दिशा की तरफ जाना करते हैं। हाँ हाँ, ब्रजेश जी ने अच्छी बात लिखी, रंजन भी करे, चोट भी करे, चुटीला भी हो, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं। और क्या है कि व्यंग केवल दिशा सूचक नहीं होता, वो दिशा परिवर्तन की गुंजाइश भी रखता है। हमने बता दिया कि ये दिशा है, यहाँ पर ये विसंगति है, ये विद्रूपता है, ये विडंबना है, ये पाखंड है। अधिकतर तो व्यंग का जो मूल है वो पाखंड दर्शन है ना। अभी अभी सैनी जी ने ही शायद कहा था कि जो लोग लिख रहे हैं वो वैसा कर नहीं रहे खुद। अब मान लीजिए मैं खुद कुछ भी लिखूं वो बहुत अच्छा, लेकिन मैं हूँ बहुत बुरा, तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि व्यक्ति जो है वो कृति के साथ साथ होता है। ये ठीक है कि हम कृति की विवेचना उसी के आधार पर करते हैं, लेकिन हम अपने समय में व्यक्ति को भी देख रहे होते हैं, तो अगर उस व्यक्ति का प्रभाव भी पड़ता है तो उसके साथ साथ कृति का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम रामचरितमानस देख रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है हम तुलसीदास को ना देखें। अगर हम कबीर वाणी सुन रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे समक्ष वो कबीर ना खड़े हों जो कि लिए मुरोठा हाथ, जो आगे बढ़ रहे हैं किसी भी तरह का नवाब के सामने, सुल्तान के सामने सामना करने के लिए, है ना, उस दूषित व्यवस्था का विरोध करने के लिए, है ना, उस सत्ता का विरोध करने के लिए। देखिए यहाँ मैंने जैसे 2 शब्द कहे, मैं जानकर कहे, सत्ता और व्यवस्था। क्या होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं अपने देश में पिछले इन 73 वर्षों में हम व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाए। सिस्टम में, जैसा कि कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने, कि इसमें जब तक अमूल चूल परिवर्तन ना हो, सत्ता काली टोपी, लाल टोपी, पीली टोपी, सफेद टोपी किसी की भी हो, व्यवस्था वही की वही है। और यही दिक्कत है, इसीलिए व्यंग लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ व्यंग में भी यही है कि हमारा जो व्यंग की अपनी जो व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था व्यंगकार की, वो उसमें परिवर्तन होना चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए,
वो सत्ता के कारण नहीं, वो सम्मान सूचक नहीं, पुरस्कार सूचक नहीं, विशेषांक सूचक नहीं, वो कृति सूचक और प्लस व्यंग्यकार का अपना चरित्र कैसा है उसका सूचक। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अट्टहास सम्मेलन में देखा एक बार कि वहां व्यंग गोष्ठी होने से एक दिन पहले रात को कवि सम्मेलन होता है, तो उस कवि सम्मेलन में एक कवि ने शराब के खिलाफ बहुत जबरदस्त कविता लिखी, बहुत जबरदस्त, कि इतनी जबरदस्त लिखी कि एक व्यक्ति ने वहां खड़े होकर कहा कि मैं आज से बोतल नहीं छूने का संकल्प लेता हूँ। किंतु वही कवि जिसको इतना श्रेय मिल रहा था, उसने अंदर आकर के अपने उस दिन को का जो सेलिब्रेशन है वो शराब की बोतल से किया। ये जो दो तरह की चीजें हैं, ये नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए कि जब हम शोभित नहीं है तो हमारा लेखन कैसे शोभित होगा। ये संतोष त्रिवेदी जी बीच में लिख रहे हैं, विदूषक की बात करें कि व्यंग्यकार विदूषक भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, विदूषक की परंपरा यदि आप जानते हैं, विदूषक तो वो होता था जो बहुत वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति होता था। संस्कृत काव्य में, नाटक में विदूषक तो बहुत विद्वान व्यक्ति होता था। मुश्किल ये है कि विदूषक नहीं, हम उस तरह के जोकर की कल्पना कर रहे हैं जो अपने शारीरिक क्रिया से, प्रक्रिया से, अपने उन क्रियाकलापों से हंसाने की, गुदगुदाने की चेष्टा कर रहा है जो असली नहीं है। तो नकलीपन बहुत देर तक चलता नहीं है। तो इसलिए जब इतना शैली स्वातंत्र्य हमें मिला है तो क्यों ना हम उसका उपयोग करें। जो एक घिसी पिटी फॉर्मूलावाद बहुत सालों तक चलता रहा और उसी में लिखते रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे नए लोग, अनुपमणि त्रिपाठी हो, शशिकांत हो, वीरेंद्र सरल हो, संतोष त्रिवेदी हो, ये जब लोग, अभिषेक अवस्थी हो, और भी बहुत से लोग जो बिल्कुल नई पीढ़ी के हैं, जब उसमें वो उस अलीक से हटकर करते हैं जो उस परंपरा का तो भंजक होता है, जो बहुत परंपरा अच्छी नहीं है, यानी जो गलत रूढ़ी उसका विरोध करते हैं और उस प्रयोग को लेकर के चलते हैं। तो हमारे सामने तो प्रयोग और परंपरा दोनों ही होते हैं। हम जब चलते हैं तो एक कदम हमारा परंपरागत होता है, एक हमारा प्रयोगगत होता है। जब प्रयोग वाला आगे बढ़ता है तो परंपरा उसको थामती है, जब परंपरा वाला आगे बढ़ता है तो प्रयोग वाला उसको थामता है। तो तब हमारा चलना ठीक होता है। तो इसलिए हम दोनों ही परंपरा वाले या दोनों ही प्रयोग वाले चलाते हैं तो कभी कभी गिरने का भय हो जाता है। इसलिए ये भी उस उपकरण को आप मान लीजिए अच्छे व्यंग को, व्यंगकार को पहचानने के लिए। तो कितना संतोष त्रिवेदी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। मुझे संतोष त्रिवेदी, क्षमा कीजिएगा, बीच में चूंकि सभी लोग, हम लोग मित्र हैं आपस में, इसमें उम्र का बंधन नहीं है, अनुभव का बंधन नहीं है, तो ये जब कोई प्रश्न करते हैं तो अच्छा एक बड़ा अजीब सा भय लगता है इनसे। कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे रमेश तिवारी जी हैं, इनसे भय लगता है। सुभाष चंद्र जी हैं, पहले एक जमाने में उनसे भय लगता था। संतोष कि ये इनका पता नहीं होता कि ये इतने सहज भाव से, और मुझे ये हमेशा लोग बहुत भोले लगते हैं, वो अपने भोले स्वभाव से ऐसी बात करते हैं जिनमें बहुत गहरी व्यंजना छिपी होती है। तो ये अच्छा लग रहा है। अभी मैं भूल गया इन्होंने क्या लिखा था, तो उसको पढ़ के मैं थोड़ा सा मुझे मुस्कान भी आई और अंदर से लगा कि हाँ, उस गरिमा को भी बनाए रखा है। तो देखिए, जो व्यंग के जो रचनाकार हैं उनको अभी अनूप शुक्ल ने लिख दिया, विदूषक की कमी को पूरा कर रहे हैं, संतोष कर रहे हैं, लेकिन ये विदूषक वही है जो संस्कृत वाले हैं भैया, अनूप। हाँ, सुनील जैन राय ने लिखा है, व्यंगकार भोला ही होता है। हाँ, आप कह सकते हैं उसको भोला होना ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जब हम बहुत मक्कार हों, बहुत चालाक हों, धूर्त हों, तो वो चलता नहीं है। क्योंकि ये लेखन में मक्कारी नहीं चलती, धूर्तता नहीं चलती। हाँ, सहज चतुराई हो जिससे किसी का नाश ना हो रहा हो, किसी के नंबर काट के आगे ना बढ़ रहे हो, किसी की सीढ़ी उड़ा करके और अपनी खुद कूद के ना जा रहे हो, वो दूसरी बात है। तो व्यंग के रचनाकार को विरोधों को बर्दाश्त करना होता है, उसको विरोधों में सामंजस्य नहीं बनाना होता। विरोधों में सामंजस्य नहीं बनाना, चाहे हम दिखते हो कि हम विरोधों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, वो हमारी जीवन शैली हो सकती है, लेकिन जब हमारी लेखन शैली होगी
जब हम व्यंग लिख रहे हैं, और नहीं हम कविता भी लिख रहे हैं, और भी चीज लिख रहे हैं, लेकिन जब हम खास तौर पर व्यंग लिख रहे हैं तब हमें विरोधों में सामंजस्य नहीं बनाना होता। विरोध है तो विरोध है, इसके लिए कष्ट सहने पड़ते। परसाई जी ने लाठियां खाई, हरि जोशी जी ने नौकरी गंवाई, और भी लोगों के उदाहरण है। मैं अपने कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं बनाया गया क्योंकि मेरा एक लेख ऐसा था। मेरे पास एक बार मैंने कांग्रेस की पटरी लिख दिया नवभारत टाइम्स में, उसके ऊपर जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने पुलिस भेज दी। यानी ये होता है, पर आप उससे समझौता नहीं करेंगे। यदि इसलिए तो जैसे ऐसा नहीं, हमें होना चाहिए हम दिखे या ना दिखे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम दिखना चाहते हैं। अमीर दिखना है तो ब्रांडेड कपड़े पहन लो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों के मॉडल ले लो, चश्मे के फिर बदल लो, तो उससे अमीर नहीं होते। हमें होना चाहिए, हमें बुद्धिजीवी दिखना है, दाढ़ी बढ़ा ली मेरी तरह से, चश्मा लगा लिया, थैला लटका लिया, आसमान को देख करके गंभीरता से बात शुरू करनी, तो वो नहीं। अभिनय से व्यक्ति वो नहीं बनता जिसका वो चरित्र जी रहा है, वो पात्र ही रहता है। चरित्र कैरेक्टर बनने के लिए उस कैरेक्टर का होना अत्यावश्यक है, ये मैं मानता हूँ। वो वही व्यंगकार है। ये एक ऐसा उपकरण है जो आप उसको पहचाने। ये विरोधों में सामंजस्य नहीं बना रहा, इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जैसा ये दिख रहा है और जैसा ये लिख रहा है, जब जो इसने लिखा है तो वो जिसकी बात जिसके विरोध में कर रहा है वो सचमुच सैद्धांतिक रूप से उसका विरोध कर रहा है, वो उन मूल्यों पर खरा उतरेगा। और फिर एक बात होती है कि व्यंग जो है वो स्वांते सुखाए कम होता है, वो परहित सुखाए ज्यादा होता है। अब जो लोग उसको स्वांते सुखाए मानकर लिखते हैं और उसका सुख भी ले रहे हैं, उससे आनंदित हो रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि जो आनंद हमारे पास आ रहा है वो निर्मल है कि मलिन है। तो हमारी जो कसौटी होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि हास्य रस तो व्यंग से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसमें निर्मल आनंद की प्रतीति होनी चाहिए। और ये सबसे विकट कार्य है कि हम जितने हास्य रस की रचनाएं पढ़ते हैं, हास्य रस के शो देखते हैं, उसमें निर्मलता का अभाव होता है। तो यहाँ उस निर्मल आनंद की प्रतीति हो जो व्यंग हम लिख रहे हैं। उस्वांते सुखाए लिखा, खुश हो गए, छाप दिया, सबको दे दिया, भेज दिया, और फिर जुगाड़ करने लग गए। तो जुगाड़ इसमें नहीं चलता। जो बात आपने प्रतियोगिता में जीती हो और जो आपने किसी को पता हो ना पता हो, पर मुझे तो मालूम है ना कि मैंने कौन सा प्राइज कैसे लिया, ये तो हम जानते हैं ना। तो अगर मैं अपनी आत्मा में झांकू और मेरी आत्मा ही शुद्ध नहीं है, उसमें छलनी हो रही है और सब नीचे गिर रहा है, तो वो बहुत अच्छा लिखा था, मैं नाम बोल रहा हूँ, नेक्टर इन द सीव, कि छलनी में अमृत। अब छलनी में अमृत कैसे जाएगा? छलनी में तो अमृत नहीं जाएगा, अमृत तो वहां रहेगा जहाँ छलनी नहीं है। तो इसलिए हमें वैसा बनना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके लिए वो सब चीजें नहीं, कोई अपने आप बुलाकर हमें कुछ कह रहा है, ठीक जगह पर सम्मान से कहे, ठीक है आप चले जाइए। अब आप उसी भोलेपन से जिसकी बात अभी हो रही है उससे उसको ले सकते हैं। बहुत सी बातें हैं। अब जैसे समकालीन व्यंगकार आज के पूछते हैं कि अब हम क्या लाएं, पॉलिटिकल बहुत हो गया, हम लोग इतना लिख रहे हैं, पर उस लिखने का असर कितना हो रहा है? ये ऐसा तो नहीं कि उससे सरकार बदल गई, उससे व्यवस्था बदल गई, उससे भ्रष्टाचार चला गया, नहीं हुआ। भारतेंदु जी के युग से लेकर अब तक हम लिख रहे हैं, इतने साल हो गए, 150 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन बदलाव कहाँ आया? बदलाव आया सोच में। जमशेदपुर में एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी और बालेंदु शेखर तिवारी जो थे मुख्य वक्ता थे और मैं अध्यक्ष था। थोड़ी पुरानी बात हो गई है। और वहां पर अचानक बालेंदु शेखर तिवारी जी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि व्यंग होने करने से कुछ नहीं होता, देश में कोई बदलाव नहीं आया, किसी व्यक्ति का बदलाव नहीं हो सकता, और जितना भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा उठा करके फेंक देना चाहिए समुद्र में, प्रवाहित कर देना चाहिए। तब मैंने बीच में हस्तक्षेप करते हुए बहुत विनम्र निवेदन किया कि नहीं, साहित्य का, पुस्तक का, लेखन का, कृति का असर अवश्य होता है। रामचरितमानस का हुआ ना, भागवत गीता का होता है, कुरान शरीफ का होता है, नानक सार का होता है, कबीर ग्रंथावली का होता जरूर है। इससे जागरण होता है। तो हमारा व्यंग का उद्देश्य ये जागृत करना, ये मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है।
अभी किसी ने मुझे बड़ी अच्छी बात लिखी कि स्वांते सुखाय और निर्मल आनंद दूसरी बात है। हाँ बिल्कुल, उन टर्म्स में बिल्कुल दूसरी बात है। मैं नाम भूल गया, जल्दी में देख नहीं पाया, शायद महेंद्र ठाकुर जी ने लिखा है, जिन्होंने लिखा कि हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ मेरा आशय था कि वो स्वांते सुखाय में आनंद लेने लग जाते हैं, है ना, कि वो उसकी चर्चा कर रहा था उन अर्थों में। बहरहाल, तो ये जो आज के संदर्भों में जो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, जीनोम आ गया है, ब्लैक होल का कंसेप्शन है, ग्लोबल विलेज है, क्वार्ट्ज है, हाइब्रिड आ गया है, ये जो चीजें नहीं आई हैं, जो ये वर्ड इज ए ग्लोबल विलेज हमने कहा, लेकिन विलेज का तत्व है ही नहीं उसमें। तो इन सब की स्थापना और पुनर्स्थापना, इनका विश्लेषण अब नए व्यंग्यकार को करना जरूरी है। नए व्यंग्यकार से मतलब जो नया लिख रहा है, चाहे मैं लिखूं, सैनी जी लिखें, या कोई भी नया संतोष त्रिवेदी लिखें, यानी वो चीजें कि वहां से हम नयापन ले गए। तो खैर, वो जो दिशाएं खोजने का क्रम है और जो कर्म है, वो व्यंग्यकार को करना होता है। तो कौन सा व्यंग दिशा दे रहा है या दिशा की सूचना दे रहा है कि इधर से खोजा जा सकता है, वो एक उपकरण है। और वो व्यंग्यकार जो दिशा साधक हो रहा है, जिसको पढ़ करके लग रहा है कि हमने कुछ पाया, आज हमें कुछ मिला, इसको पढ़ करके हमें लगा, हम केवल रोमांचित नहीं हुए, हम केवल प्रसन्न चित्त नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे हमारे मस्तिष्क को कुछ मिला ना। हमारे, क्योंकि साहित्य तो मस्तिष्क का खाद्य है ना, तो मस्तिष्क को मिलना चाहिए। तो वो उससे फिर बाद में उन भावनाओं को हम छोड़ देते हैं। जब वो चीज मिलती है तो हम वो सोचते हैं। तो हमारी सोच को जो प्रभावित करे और हमारी सोच को बदलने की क्षमता रख सके, बदले या ना बदले लेकिन उसकी क्षमता हो, ये वो ऐसा व्यंग जो है और ऐसा व्यंग्यकार हमें चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने बहुत सी बातें कर दी हैं और ये एक बिखरा बिखरा सा है, यानी किसी क्रम में नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप जिस बौद्धिक गांभीर्य कर्म को लेकर के चल रहे हैं व्यंग्यकार, है ना, जहाँ आप समकालीनता को बचाए हुए हैं। कबीर आज भी समकालीन है, भारतेंदु आज भी समकालीन है, निराला आज भी समकालीन है, और हमारे बहुत से आज के लेखन वाले समकालीन नहीं है। देखिए ये कॉन्सेप्ट ही कितना वो समकालीन नहीं है जो हमारे साथ लिख रहा है। तो ये संदर्भ हमें जानने होते हैं और हमारे सामाजिक सरोकार इसके साथ जुड़े होते हैं कि हमारे सामाजिक सरोकार क्या हैं, क्या हम उनको व्यक्तिगत सरोकार पूरा कर रहे हैं अथवा हमारे सामाजिक सरोकार पूरा कर रहे हैं, जिनमें कभी कभी हमारे व्यक्तिगत सरोकारों की क्षति भी हो सकती है। तो उसके लिए कौन तैयार है, ये हमें देखना पड़ता है। तो बस वो विवेक को जागृत करे, वो झंझोड़ दे, वो मांझ दे, वो आक्रोश से उत्पन्न होता है, आलोचना हो, बौद्धिक गांभीर्य हो और विसंगति सामने आए, जो पाखंड है उसको उसकी तरफ इशारा करे। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस पर बार बार विचार कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया। और ऐसा होता है ना, बोलने में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो हो सकता है कुछ ना भी ठीक ठाक हो, तो आप उसको सार को गहीरे थूथा दिए उड़ाए, तो उसको थूथा समझ के आप उड़ा देना, और जो सार है उसके बारे में आप सोच लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। आपने बहुत ही मतलब सारगर्भित और प्रेरक अपना संबोधन दिया, अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया। और जितना मुझे समझ में आया, जैसे आपने व्यंग हम सबको मांझता है की बात की, तो हम इसको सुनते हुए मैंने अज्ञे को भी याद किया, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, बिल्कुल। और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। ये पूरा भाव मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये बिल्कुल व्यंग के ही संदर्भ में और ज्यादा अच्छी तरह बिल्कुल। हाँ, इसमें बहुत अच्छी तरह ध्वनित हो रहा है, ये बहुत अच्छा। जी, ठीक पकड़ा आपने जी। और बहुत बढ़िया आपने करुणा से जोड़ा कि करुणा होनी चाहिए, निर्ममता और प्रहारक क्षमता होनी चाहिए, और इसके साथ बहुत ही गांभीर्य से उपजा हुआ हो। परिगणन शैली साहित्य में नहीं चलती है, ये बहुत अच्छी बात आपने रेखांकित की। व्यंग में गुणीभूत व्यंग ही चलना चाहिए और चलेगा। पीड़ा की अभिव्यक्ति हो, मर्म को स्पर्श करने की ताकत से परिपूर्ण हो,
और व्यंग्य में आपने विभिन्न शैलियों को अपनाने की आजादी की भी ओर रेखांकित किया, हमारा ध्यान दिलाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपने कही। आपने व्यंग्य को 12 कमरों वाले घर की तरह एक तरीके से बिंब के रूप में, प्रतीक के रूप में आपने रखा। तो और इसके बाद दिशा सूचक जो बात की आपने कि दिशा सूचक व्यंग्य होता है और दिशा परिवर्तन की गुंजाइश भी उसमें होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर हम नए लोगों को ज्यादा चिंता रहती है, व्यक्तित्व और कृतित्व के साम्य को आपने बहुत अच्छे तरीके से कि जैसा लिखते हैं वैसा दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, और ये बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देने वाली बातें थी। और स्वांतः सुखाय कम परहित सुखाय अधिक हो, निर्मल आनंद की प्रतीत भी कराने वाला हो। तो बड़े ही सीमित समय में आपने बहुत ही सारगर्भित बातें की और बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जितने भी हमारे साथी हैं वो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिखेंगे, तब तक हम लोग अगले साथी वक्ता जो हमारे हैं अनूप मणि जी, हम लोग अनूप मणि जी की बात सुनेंगे और इसके बाद आप लोग अपना जो भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो अब विषय से जुड़े हुए या वक्तव्य के आधार पर, तो आप लोग अपना प्रश्न अगर उसमें लिखेंगे तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि वक्ताओं से हम अगले चरण में उसको लें। तब मैं फिर इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले साथी हमारे भाई अनूप मणि त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का जो हमारा विषय है उस पर अपनी राय रखें। श्री अनूप मणि त्रिपाठी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश सर ने बहुत ही व्यापक बोला और काफी गहरा बोला। सैनी सर जी ने भी बोला, तो मुझे नहीं लगता अब हम क्या बोले, इतना सारा बोल दिए, मुझे लग रहा पहले ही बोलना था। और चूंकि सभी सुधी लोग बैठे हुए हैं और व्यंग्य के उपकरण क्या होने चाहिए ये सबको मालूम है। अगर हम सृजनात्मक लेखन की बात करें तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। सबको मालूम है कोई भी श्रेष्ठ कृति होती है तो उसमें वो फार्मूला होता है, लेकिन थोड़ा पीछे बैठो, थोड़ा पीछे हैं? बैठो, थोड़ा पीछे बैठो, पीछे हो जाओ, अभी वरिष्ठ नहीं हुए हो, आगे मत भागो। हाँ, ऐसे रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं और थोड़े पीछे सर, और थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। अब हम गिरे जाएंगे। नहीं गिरेंगे सर, ऑलरेडी गिरे हुए हो। जी ठीक जी। वरिष्ठ लोग हैं, बता रहे हैं कि पीछे बैठो, आगे अभी नहीं आने देंगे। हाँ, वरिष्ठ लोगों के साथ ये है ना, ये कह देंगे कि लेखन व्यंग्यकार जो होता है ना वो साहसी होता है, वो डरता नहीं है। अपना 80 साल 85 साल जी लिए, अब एक युवा आ रहा उससे कह रहे साहसी हो, साहसी वो बेचारा लाठी खाए जाके, है ना। तो ये तो देखिए अच्छा लगा है। और इस तरह अनौपचारिक बातें होनी चाहिए और बहुत एकेडमिक होने में बोरियत होती है। और सबको मालूम है कि व्यंग्य के उपकरण क्या होने चाहिए, वक्रोक्ति होगी। और हर व्यंग्य जो है ना, हर व्यंग्य में अलग अलग टेक्निक होती है। आप किस टेक्निक से लिखना चाहते हो सकता है आप उसमें प्रशंसा कर रहे हो, ब्याज स्तुति हो, लेकिन व्यंग्य पैदा हो जाए। हो सकता है आप जो हाइपर बोल ले रहे हो, है ना, उसमें व्यंग्य पैदा हो जाए। अभिधा में ही लिख दें, उसमें भी व्यंग्य पैदा हो जाए। व्यंजना में भी व्यंग्य पैदा हो जाता। तो रही बात उपकरण की, तो सारी सबको मालूम है, किसी से हम कहलवा दें। कई बार होता है कि हम सारी चीजें जो है खड़ी कर दें, एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और 2 स्ट्रक्चर खड़ा किए तो विसंगति दिखने लगी। तो ये सारे टूल्स हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। सबको मालूम है कि टूल्स क्या है ना, व्यंजना होगी और ये होगा। लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से है कि टूल्स तो हमें मालूम हो गया। मैं एक उदाहरण से बात करूँ, जैसे हमें चाय बनानी है, अदरक चीनी सबको मालूम है क्या है, लेकिन क्या आप बताएंगे कि वही चीज करने पे चाय हर बार उतनी ही जायकेदार बनती है, उतना ही स्वाद होता है? तो मेरे ख्याल से नहीं। या एक कोई सिद्ध व्यंग्यकार या कलाकार लेखक एक उपन्यास लिखता है या कोई भी कृति लिखता है, उसकी दूसरी कृति उसी लेवल की क्यों नहीं आती? या एक ही उपन्यासकार उत्तरोत्तर जब बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे हमारे सीनियर लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, और उनका कहना मतलब यही होता है कि उनको पढ़ना चाहिए। जब सीनियर कहते ना पढ़ना चाहिए युवाओं को, तो उनका मतलब कि उनकी किताब पढ़ो। तो ये भी एक व्यंजना है, ये भी एक व्यंग्य है ना। तो हमको खैर बड़ा मजा आता है। लेकिन ये कह रहा हूँ कि अगर आप अनुभव से ही लिख रहे हैं, आपको टूल्स मालूम है, तो आपकी उत्तरोत्तर रचना बिल्कुल श्रेष्ठ होनी चाहिए और श्रेष्ठ होनी चाहिए।
जब हम मुआने के नजदीक आ गए हैं 90 साल के, तो हमको तो रिकॉर्ड छप्पर फाड़ देना चाहिए भाई, तब तो हम घटिया लिखने लगे। तो आखिर ऐसा क्या है? तो कहने का मतलब ये है, लुभाव है इन नटशेल, कि ये बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है लेखन की। चीज बन जाती है, चीज नहीं बन, हम कहते हैं करुणा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये सब बातें हैं, एकेडमिक बातें हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं ना तो वो चीज बन जाती है नहीं बनती। बहरहाल ये तो उपकरण की बात है। अब व्यंग्यकार को पहचाना कैसे जाए? कुछ तो हमारी तरीके से व्यंग्यकार होते हैं, ऐसे रख लिया तो व्यंग्यकार लगने लगे, कोई गंभीरता तो लग ही नहीं रहा, तो ऐसे गेटअप बना लियो तो लगेगा हाँ यार राइटर है। तो व्यंग्यकार को पहचानने का वही उपकरण है, व्यंग जो लिखता है वो व्यंग्यकार। जैसे कि अगर बात की जाए, जो मनुष्य है वही लेखक है, जो मनुष्य की क्वालिटी होगी वही एक व्यंग्यकार की होगी। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि व्यंग लिखना बहुत कठिन है, तो मैं सर कहता हूँ लिखना ही बहुत कठिन है। क्या कविता लिखना आसान? कुछ भी लिखना आसान है। अगर आप वाकई कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कठिन है, उसमें सिद्धि लगती है। तो अगर व्यंग्यकार की पहचान करें तो व्यंग्यकार, जो व्यंग लिखता है वही व्यंग्यकार है। अब रही बात, अभी जैसे हमारे वरिष्ठों ने कहा कि मतलब जो, या कविता में जो जैसा बोलता तू ऐसा लिख, जैसा कहा गया है ना। तो मुझे एक जयशंकर प्रसाद जी की लाइन याद आती है, कंकाल में लिखते हैं कि मनुष्य मूलतः ढोंगी होता है, और जिन बातों को वो नहीं सीखता वो दूसरों को सिखाता है। तो मुझे लगता है ये बड़ी आदर्श स्थिति है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई हमने रचना लिख दी, आप देखिए ना, खत्म हो गई बात। अब हमारा बॉस हमको नौकरी से निकाल देगा, कल को कोई व्यंग्यकार हमको चंदा देके थोड़ी ना हमको करेगा। भाई रचना हमारी अच्छी है तो वो एक आदर्श स्त्री होनी चाहिए कि हम जैसा कर रहे हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि एक यूटोपिया तो होता है, एक आदर्श होता है कि हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम देखें व्यंग्यकार की पहचान, तो अभी जितने मुद्दे हैं उस मुद्दों पे कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। जितने मुद्दे हैं, एक ही माननीय कोर्ट एक ही क्राइटेरिया में दो डिसीजन दे देता है, लेकिन उस पर हम नहीं बोलते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। व्यंग्यकार अगर है, और देखिए पहचानने के वही उपकरण है। आप कुछ ना करें, आप कुछ भी ना करें, आप परसाई और जोशी जी के जीवन को देख लीजिए, बात खत्म हो जाती। परसाई जी ने क्या किया और जोशी जी ने क्या किया, और उनका जीवन, निजी जीवन कैसा था, तो वही है। तो मतलब कहने मतलब ये है कि व्यंग जो है ना, व्यंग बहुत, जितना दायित्व बोध होगा ना उतनी चीजें होंगी, और ये दायित्व बोध से जुड़ता है। अगर आप अपने समाज, आप अपने जीवन के प्रति जितनी उथल पुथल आपको होती है, उपकरण पे आते हैं, उपकरण में होगा कि आप कहते हैं कि ये आपने इस तरह लिखा या व्यंजना होनी चाहिए, लेकिन आपको लिखने से पहले बेचैनी थी क्या? उस सवाल ने आपको बेचैन किया क्या? आप 80 साल एक बुजुर्ग को लाठी मारी जा रही है और आप पनीर की सब्जी खा के सो गए, तो फिर अगले दिन लिख दें क्योंकि कॉलम में छपेगा। तो आपको बेचैन किया क्या? और अगर बेचैन नहीं किया तो आप लिखेंगे क्या? क्योंकि हमें छपना है, उसमें 500 रुपया मिल जाएगा, एक नया संग्रह आ जाएगा। तो बेचैनी एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ी चीज है बेचैनी। और दूसरी बात तब आती है कि बेचैनी के बाद आपका दायित्व बोध, अगर आपने लिखने को एक फैशन तरीके से समझ लिया है कि हमारा संग्रह आ जाएगा, हम वो आ जाएंगे, तो मामला नहीं बनेगा। कोई भी हो, चाहे निराला हो, कोई भी हो, प्रेमचंद जी हो, आप देखिए इनके पास एक सपना था, इनके पास एक विजन था। ये कुछ जैसे हम मुक्तिबोध कहते हैं कि मतलब बेहतर चाहिए ना, साफ करने वाला एक बेहतर चाहिए। तो आपके पास कोई विजन नहीं है, आप अपने जगत से जुड़े नहीं हुए हैं, तो आप कैसे 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 लिखेंगे भाई? हमारा आलूमणि त्रिपाठी ये है कि एक संग्रह आ जाए, उस पर आशीष स्वजन हरीश नवल सर जी तारीफ कर दे, बस इतना ही है क्या? इतना ही क्या? आप जब तक जनमानस से जुड़ेंगे नहीं, और जीने का मतलब जो बहुसंख्यक समाज आपका जी रहा है, जब तक आप उससे नहीं जुड़ते हैं तब तक बात बनती नहीं है। वो उबाल नहीं आता है। आप लिख लेंगे, आपकी भाषा बड़ी प्रांजल हो जाएगी, तो वो बात नहीं आएगी ना। तो कहने मतलब ये है कि बड़ा ईमानदार होना और संवेदनशील होने की जरूरत है।
है ना। और रचना का तो क्राइटेरिया ये है कि जैसे हम फिराज साहब कहते हैं कि यूं तो तेरी एक सूरत है लेकिन दिल के खांचे में कई रंग में उतरती है। तो हर रचना के लिए पाठक अलग अलग होता है। कोई बहुत ईमानदार पाठक है, उसको रचना ज़्यादा अच्छी लगेगी, कोई करप्ट है तो उसको नहीं अच्छी लगेगी। तो उसके अपने अपने, हर रचना के अपने अपने पाठक होते हैं और अपनी अपनी कसौटियाँ होती हैं। मोटे तौर पे हम कह देते हैं कि ये है, ये है, ये है, लेकिन व्यंग जो है वाकई दायित्व भरा काम है। और व्यंग ही क्यों, कविता में ही व्यंग है, सारी कविताएं हैं। आप धूमिल को पढ़ लें, धूमिल को पढ़ लें तो दिमाग मतलब वाकई क्या तनाव है, क्या वो है। उनकी एक कविता पढ़ लें, वही अगर जीने के पीछे सही सिद्धांत नहीं है, तो ये हम व्यंगकारों पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। तो ये कहने मतलब ये है कि ये बड़ा दायित्व बोध का काम है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसे आप अपने इंक्रीमेंट के लिए है या अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए काम करते हैं, तो लेखन भी है। और जितना आप सीरियस होंगे, जितना वो होंगे, आपको सत्ता के खिलाफ तो लिखना ही चाहिए। सत्ता अगर वो तो व्यंगी नहीं है भाई, वो व्यंगी नहीं है भाई। आप तुलसी बाबा को कहते हैं, तुलसी बाबा को आपने उसमें धर्म से जोड़ा है, लेकिन तुलसी बाबा के देखिए कितने सारी लाइनें। हाँ, मोचीराम की कविता है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, वेरी गुड। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हम चादर रघुवीर की, है ना, तो हम क्यों मनसबदार होंगे जाके, है ना। तो आज व्यंग्यकार अगर मनसबदारी के चक्कर में पड़ा होगा है और ऐसे निहुरे निहुरे फोटो खिंचाएगा, हम तो कुछ व्यंग्यकार को इतना निहुरे फोटो देखते कि फोटो से टपक जाएंगे, इतनी विनम्रता उनकी दिखती है, मतलब ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और आप उनको देख लीजिए, संतन को सीकरी का बहुत सारे, हमारी परंपरा बड़ी तगड़ी है, लेकिन सर ये क्या है ना, उसके बाद ना बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बड़ी कीमत, सब्जी भी लाना है ना, सारी चीजें, ब्रांडेड कपड़े भी है, तो सरकार से पुरस्कार मिलता है, तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है। और वाकई व्यंग तो वही होगा भाई जो सताए हुए लोगों को हथियार देगा और वाकई ताकत देगा कि चीजें हैं, जिसको पढ़ के हमें भी लगे, जैसे पढ़ के परसाई को पढ़ के या जोशी जी को पढ़ के, है ना, तो वो ताकत देता है। मतलब बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक क्या क्या कही जाए, लेकिन कुल मिला के ये है कि व्यंग जो है ना, व्यंग सवाल खड़े करता है। और एक बात है, अगर आपका व्यंग जो है सरकार के कान ना खड़ा करे तो आप पुनर्विचार करिए, पुनर्विचार करिए सर कि ये व्यंग है नहीं है, क्या बात है। और एक चीज और मैं जो कहना चाहता हूँ कि व्यंग में आप लेखन में पाने के लिए मत आए, पाने के लिए मत आए। आप कोई कीमत पाने के लिए आए, कीमत चुकानी पड़ती, चाहे वो गंग हो चाहे जो है। आपके पास इतना विराट इतिहास है, आप उससे देखें, मतलब बहुत ज्यादा, ये बड़ी बेचैनी का काम है। आप हरशंकर परसाई का वसीयतनामा देख लें, उन्होंने जो लिखा है, सबने पढ़ा होगा, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नई बात कहने की है या कुछ नई चीज कहने की है। भाई आपका वो चीनी कथाकार कहता है कि लेखक का सबसे अच्छा बोलना होता है लिखना। जब आप कोई चीज लिख लेते हैं और अगर वो बात कुछ कहती है तो क्या मतलब है कि व्यंग्यकार कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम, और एक चीज और है कि धूमिल कहते हैं कि भाई हाथ भी जो है मुट्ठी भी तनी रहे, कांच भी दबी रहे, तो ये भी बड़ा एक है, ये भी बच निकलने का काम है, होना चाहिए। हर बार परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं, जटिल होती हैं, तो कई बार आपको इशारा करके निकलना भी पड़ता है। अच्छा, व्यंग के मामले में एक बात ये भी देखी गई है कि आग लगा दो, मतलब ये बेचैन कर दे, ये वो बेचैन कैसे करे, उतना मोटी चमड़ी हो गई है साहब, क्या बेचैन करेगा। और हर 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 व्यंग अलग टाइप का होता है। कई बार आपकी स्थिति नहीं होती, जैसे मुझे शरद जोशी का एक व्यंग याद आ रहा कि आपके गीता को उपदेश दे रहे हैं कृष्ण जी, कहना अरे युद्ध करो, अरे पार्थ युद्ध करो, मारो मारो, कहना अरे कैसे हम लड़े, सामने हमारा बॉस खड़ा हुआ है। बताइए, शरद जोशी जो उस चीज को इंगित करते हैं कि आप उधर से लग रहे हैं, बॉस से नहीं, क्यों नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बड़ा बच के निकलना पड़ता है। जिस समाज के लिए लिख रहे हैं या जिस बिरादरी की हम बात कर रहे हैं, सारे व्यंग्यकार बंधु कहेंगे ये वो, तो कोई साथ खड़ा ही नहीं होगा, बल्कि वो मजा लेंगे, कहेंगे देखो बन रहे थे हीरो, और लिखो लेंगे। तो कहने मतलब बच के भी निकलना, यहीं पे लेखक का काम आता है। यहीं पे भाई सिकंदर लोदी के जमाने में कबीर लिख गए, इतना तीखा, हर उसमें इतना तीखा लिख गए और वो बच गए।
यहीं पे आपका कौशल आता है, यहीं पे व्यंग कमाल करता है। सीधे कह, वो कहावत है ना, कह दिए तो हाथी के पाँव में तो पान खा। तो मैं बता रहा हूँ यहीं पे व्यंग काम आता है, यहीं पे व्यंगकार की असली चुनौती है कि कैसे बात कर दे। किसान टमाटर फेंक रहा है, आप उस बात को कैसे लिखें कि सत्ता भी उसको समझ जाए और आपकी गिरेबान पकड़ ना पाए। तो ये आज चुनौती बहुत मुश्किल हो गई है। आज इस तरह बांट दिया गया है लोगों को, इस तरीके से भ्रम पैदा कर दिया गया है। इतनी डिवीजन मैंने अभी तक तो नहीं देखी थी व्यंग। तो अगर समय का ये हमारे पास इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत भरे हुए हैं, हमको कोई बोलने वोलने देता नहीं है, ना बुलाता है। ये तो आज पता नहीं कैसे मेहरबानी होगी हमको बुला लिया गया है। तो बता दीजिएगा कि हम फिर शुरू हो जाते, फिर हमको एहसास नहीं रहता है, तो है ना। तो ये सारी बात है। बल्कि मुझे तो ये लगा व्यंगकार की पहचान पे मैं एक व्यंग लिख दूं। व्यंगकार की पहचान ये होती है कि हमारी तरह होता वो रजाई में रहता रेवड़ी खाता है, और जब पुरस्कार लेने होता तो सबसे पहले कूद जाता है चप्पल लिए। व्यंगकार वो है, बातें वो सेमिनार में बड़ी बड़ी करेगा, बिस्लरी का पानी पिएगा, फिर कहेगा कि पानी बचाओ, तो वो निबंध लिख देगा। व्यंग्यकार बची के चल रहा है ना, निहुरे चल रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि ना, देखिए वो शैलेंद्र जी ने भी कहा है कि किसी की मुस्कुराहटों पे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको इंसान बनना पड़ेगा। किसी का दुख जो है ना, आपका सुख निजी हो सकता है, लेकिन किसी का दुख आपको साझा करना पड़ेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, है ना। आप फिल्मी गाना समझ लें, लेकिन ये जीवन की फिलोसफी है। भाई क्यों कबीर बेचैन हो जाते हैं किसी के, या परसाई बेचैन हो जाते हैं। शरद जोशी का एक व्यंग सबको पढ़ना चाहिए, मैंने कहा तो पढ़े भी होंगे, घंटी और कुत्ता। उसको पढ़ के मैं वाकई में रोने लगता हूँ, क्योंकि शरद जोशी कह रहे हैं कि चेक आता है और ये घंटी बजती है, वो बजती। मुझे लगता है इस मतलब कितना इन्होंने संघर्ष किया होगा, लिख के जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो किसी को पेंशन मिल रही, किसी की 1.5 लाख सैलरी है, कार से चल रहे हैं। बताइए शरद जोशी ने कितना संघर्ष किया होगा। वो लिख ही के आना है, उस 8-8 घंटे एक आर्टिकल को दे रहे हैं। उस व्यंग को मैं पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ कि कैसे एक चेक आ रहा है, शरद जोशी का दिल जो है उस पे है कि पोस्टमैन आया क्या। आप उस लेखक की त्रासदी देखिए भाई, उस लेखक का कमिटमेंट देखिए, है एक कान लगाए हुए है कि पोस्टमैन चेक दे के जाएगा, और उन्हें शरद जोशी का चेक रोक दिया गया था भोपाल। तो ये कमिटमेंट चाहिए, ये लेवल चाहिए। उसको पढ़ के रोना आ जाता है, उसको पढ़ के वाकई रोना आ जाता है। कहीं आदिवासी 12 मारे जाते हैं तो हमारे परसाई उस पर एक व्यंग लिख देते हैं, मूल्यों का कुछ लिखा, नाम मैं शायद भूल लो, तो बड़ा जबरदस्त व्यंग लिखते हैं। और आज वही देख लीजिए दिल्ली में हो रहा है। तो कालिए की यही चीज हो जाती है कि आप जब लिखते हैं और वो पुनरावृत्ति होती रहती, वो प्रवृत्तियां, सत्ता की प्रवृत्तियां वही रहती है, कम वेश तो ना है। लेकिन जब आप उससे व्यथित होते हैं, जब आप चीजों को करते हैं, तो आप लिखते हैं, और वो वही कालियाई होती है जब मुझे पढ़ के याद आ जाता है कोई घटना किसी पे। तो ये सारी बातें, बड़ी सारी तमाम बातें, लेकिन बेसिक यही है कि आपको एक बेहतर इंसान होना चाहिए, और एक आपके पास सपना होना चाहिए समाज को लेके। अगर हमें व्यंगकार की पहचान करनी है तो क्या करेंगे कि या मेरी तरह जटाधारी है, या बाल सफेद है, या ये नहीं है। उसमें देखना पड़ेगा वो प्रतिबद्ध है कि नहीं, पहले व्यंगकार प्रतिबद्ध है कि नहीं, उस दायित्व बोध है कि नहीं, वो जीवन जगत को कैसे देखता है, जीवन जगत को वो कैसे देख, उसके पास दृष्टि क्या है। जो व्यंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो मैं फिर बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे लगता है बड़ा मजा आएगा, लेकिन मैं जो बात करूं, जो सबसे बड़ी चीज है दृष्टि की बात है। भाई एक बात बताइए, एक मजदूर को गोली लगती है, वो गिर जाता है, उसका खून फैल जाता है, मुक्तिबोध देखते हैं तो ब्रह्म राक्षस की कल्पना होती है, उससे एक बड़ी सी कविता लिखते हैं। वही 4 लोग होंगे, उन्होंने नहीं देखा ना, वो मुक्तिदाता उसको समझते हैं। तो वो जो दृष्टि है, आप किस दृष्टि से वो पकड़ते हैं और क्या लिखते हैं, ये एक व्यंग्यकार की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत दृष्टि सबसे बड़ी है। बाकी तो सारे टूल्स आते रहेंगे भाई हमारे पास, सबको मालूम कौन सा रस है, कौन सा छंद है, क्या अलंकार है, क्या वो है ना, सबको मालूम है कि क्या है ब्याज स्तुति फलाना, वक्रोक्ति क्या है, वक्र क्या है, सबको मालूम है। लेकिन ये विजन है, दृष्टि है, देखने का अंदाज आपको अलग कर देता है। ये देखने का अंदाज, जैसे मैंने उनका अभी वो कहा कि कई रंगों में ढलती है, तो आप जो देखते हैं, जो पकड़ते हैं ना, वो जो कोण है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है एक व्यंगकार के लिए। और किसी व्यंगकार को अगर पहचानने का उपकरण हो, तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है उसका दृष्टिकोण।
उसका दृष्टिकोण है। अगर किसान पे लाठी चल रही तो आप कहते हैं कि ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं, ये चीज है, लेकिन उससे वो एक्सपोज हो जाता है वो किस तरीके से देख रहा है। या लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन में लिख रहे हैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है, और लाइव वाले सेशन पे लिख रहे हैं, लेकिन आपकी नजर मजदूरों पे नहीं पड़ रही, तो वहां पे व्यंग्यकार जो है, किसी का डाटा खत्म हो रहा है, देखिए, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ व्यंग्यकार जो है एक्सपोज होता है। हमने जब ब्रिजेश सर हमने तो ये बात है, कोई सवाल पूछे और मुझे उसका उत्तर नहीं आएगा तो कहेंगे मेरी बैटरी जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर व्यंग्यकार को पहचानना है तो ये प्रतिबद्धता तो होती है कि हमको अवार्ड भी लेना है, हमसे आपसे भी भूमिका लिखवानी है, मुझसे उनसे भी भूमिका लिखवानी है, ठीक, प्रतिबद्ध तो होता ही है कि यहाँ करना, वहाँ जुगाड़ करना है, ये भी ले लेना, वो भी ले लेना है। आज पढ़िए झंझन टाइम्स में, और व्यंग तो अब बहुत आसान हो गया ना, लिख दिया कि पढ़िए मेरा व्यंग, तो कहाँ कंफ्यूजन है, पढ़िए मेरा व्यंग और आनंद लीजिए, तो उसका परिणाम भी दे देता व्यंगकार, खुद ही लिख देता था कि आप यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए। लेकिन अगर दृष्टि है, मुझे लगता है व्यंग्यकार को पहचानने का सबसे बेहतरीन उपकरण है उसकी दृष्टि। आपकी नजर वहाँ क्यों नहीं जा रही सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छा, अच्छी बात की, दृष्टिकोण बड़ी बात है। जी 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 सर, भाई तभी तो वाल्मीकि कवि हो गए भाई। मैथुन रथ वो है क्रोच, उनका निजी किया जा रहा था, इतने आहत हो गए तो वो कविता फूट गई भाई। एक माँ क्या बोलते हैं खत्म हो गई है, बेटा उसका सूखा हुआ बहुत अबोध बालक स्तन झिझोड़ रहा है कि उसमें दूध है, उसको मालूम ही नहीं, माँ मर गई, और वो भी क्रूर निजाम के हाथों। 40 ट्रेनें साहब भटक जाती हैं, इतिहास में पहली बार हुआ है। सब ट्रेन भटकी है, कौन भटका है? व्यवस्था भटकी है। इस पे व्यंग्यकार कुछ नहीं आता है। व्यंग्यकार कवि या ऑनलाइन सम्मेलन या इस पे कितनी बड़ी बात है। 40 ट्रेनें भटकना क्या मजाक है? संसद में बोल दिया जाता हमारे पास डेटा नहीं है, मजदूर मर के हमारे पास डेटा नहीं है, मुआवजा ना देना पड़े, और हम सब बैठे रहते हैं। फिर हम क्यों ना परसाई पे जाएं, हम क्यों ना जोशी पे जाएं? आप कहते हैं व्यंग आगे नहीं बढ़ा, यही चीज है। और निजी जीवन में आप कुछ भी रहें, कुछ भी आप में ऐप हो वो हो, लेकिन आपकी रचना आनी चाहिए भाई। वो हेनरी तो जुआ खेल के जेल में चला गया था, उससे हमें क्या मतलब है? वो हेनरी के व्यक्तिगत जीवन से, वो एक चोर हो, गबन किया हो, लेकिन जो उसने कहानी लिख दी, उसने जो नई टेक्निक लाई, अप्रत्याशित अंत करता है वो हेनरी, वो पढ़ाया जाता है। हम निजी जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हम हर मुद्दे पे लिख रहे हैं, और हर मुद्दे पे हर कोई नहीं लिखता, तैयारी होती है। वो अनूप शुक्ल जी ने एक बात अच्छी कही थी, कौशल भी नहीं होता, कई मुद्दे हम भी नहीं उठा पाते, लेकिन आनी तो चाहिए व्यंग्य जगत से। अगर 2 मुद्दे हमने मिस किए तो कम से कम 1 मुद्दा तो आना चाहिए ना उन बातों पे। तो हम नहीं लिखते, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। और ये लेकिन अच्छा लगा कि हमको बुलाया आप लोगों ने, और हरी सर के साथ मंच साझा किए, और बहुत ही प्यारे इंसान है, और हमको बहुत प्यार भी देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो तुम लोग इतने स्मार्ट है इनसे मैं ये प्रेरणा लेता हूँ, तो अच्छा लगा। और बातें हैं वो चलता है ऐसे ही, अनौपचारिक बातें मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ताजगी से भरी बातें की और बेबाक बात की, जो तुम्हारा स्टाइल है तुम्हारे लेखन में भी आता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप मणि जी। और कुछ जो दृष्टि को लेकर आपने बातें की, तो एक प्रश्न यहाँ विजय श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न है कि व्यंग यदि सत्ता सरकार के पक्ष विपक्ष के इर्द गिर्द ही घूमता रहे तो बहुत संकीर्ण नजरिया है, आपके पास कोई दूसरा विषय ही नहीं है। तो इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ कहना चाहेंगे भाई। सत्ता तो मेरे पिताजी की भी है ना। सत्ता का मतलब सरकारी आप क्यों ले रहे हैं? आप संकीर्ण खुद ही हुए जा रहे हैं। और एक बात बताइए विजय भाई, अरे विजय भाई तो बहुत बेहतरीन लिखते हैं, भाषा इनकी बहुत ही गजब की है, और ये छेड़ते भी बहुत अच्छा है, और ये चिकोटी भी बहुत काटते हैं, और बल्कि ये उंगलीमान है, आधुनिक उंगलीमान है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप बताइए जो वो था मध्यकाल, उसमें धर्म पे ही क्यों लिख रहे थे लोग? क्योंकि सारी शक्ति का स्रोत तो भक्ति काल में वहीं से आ रहा था, धर्म ही इम्पोर्टेंट था। यूरोप में धर्म इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि राजा को बर्फ की सिल्ली पे कर दिया, चर्च इतना स्ट्रांग था, तो सारी रचनाएं वहीं आ रही थी। आज राजनीति बेस लिए है सर
क्योंकि सारी नीति, सारी नियंत्रण वहीं से आती है। आप सब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं आपकी भी बात पे आऊंगा विजय भाई। एक एग्जाम्पल दे, अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सपोज, है ना, अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो सोचिए मुझे कितने लोग फॉलो करेंगे, कितने लोग फॉलो करेंगे। मैंने अपने बेटे की सरकारी नौकरी नहीं दिलवाई तो कितने लोग फॉलो करेंगे। तो अगर स्वच्छता वहां से है, जैसे पुलिस की बात कर रहे हैं, इतनी सारी कमेटी बैठी है, रिगोरो कमेटी बैठी है, आप पुलिस सुधार कर देंगे, कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे? नहीं, सत्ता करेगी। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं चीज वो सत्ता से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं चीज सत्ता से जुड़ी हुई है, चाहे कोई भी समस्या हो सत्ता से जुड़ी हुई है। तो इसलिए सत्ता पे व्यंग करना बहुत जरूरी है। और रही बात विषय वैविध्य की, तो आप देखिए व्यंग होता ही क्यों है? व्यंग तो सुधारवादी ही होता है। आप कबीर को ले लें, कबीर को ले लें और सारी चीजें पढ़ लें, अल्टीमेटली वही आती है। अब आपकी दूसरी बात पे आते हैं, बिल्कुल सीमित मत करिए, लेकिन सत्ता तो एक कुलपति की भी है ना, एक कुलपति की भी तो सरकार है। हमारे घर में मेरे बाबूजी के जब आ जाते थे तो हम लोग बोलते नहीं थे, बाबूजी हमारे रिश्वत ले रहे हैं, वैसे प्रकांड पंडित हमने अपने गांव में देखा, जने उतार के मांस खा लिए, तो वो भी एक आडंबर, हम उस पर कब लिखेंगे? हमारी माता जी कह रही हैं कि हमारी भाभी सेब ले आई, तो मोहल्ले में कथा थी, तो कहीं कल का चढ़ेबू हो, तो कहने से हुआ है, फिर फ्रिजवा में कहें तू तो घरे लुटा दे। तो हमारी माँ बड़ी धार्मिक है, अब वो सेब चढ़ा दे घरे, हम अमरूद ला देंगे, वो 10 रुपए किलो। तो ये भी है। तो कहने वाला शरद जोशी जी ने तो मतलब अगर व्यंग देखा जाए, विषय की बात आप कर रहे हैं विजय भाई, तो बहुत सारे विषयों पे लिखा है। खबर उनके आने गर्म की, बटुआ वाली बात, बहुत सारी प्रेम पत्र, लेकिन वो चीज वो समाज को कहाँ ले जाती है? वो चीजों क्या जाती है? बहुजन समाज को आपके उससे क्या मतलब है, मेरे प्रेम पत्र से या नाचने की नृत्य नाटिका निर्देशिका? वो एक मनोरंजन है साहब, सुधारवादी तो नजरिया भाई मुझे नहीं। इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इसी मंच पर जब मेरा नाम लेकर ये कहा गया कि विजय श्रीवास्तव सत्ता पक्ष पे लिखते हैं कि उनके समर्थन में लिखते हैं, भाई आपके दिमाग में केवल सत्ता माने सरकार रह गई है। उन लोगों के लिए मैंने ये बात कही है। सामान्य रूप से तो हमें मालूम है कि कितना बड़ा विषय वैविध्य कितना ज्यादा है। जी जी, वही तो मैंने विजय भाई बहुत बुद्धिमान और बहुत सेंसिटिव आदमी है, तो वही मैंने कहा तो सत्ता के समर्थन में तो व्यंग कोई नहीं लिखेगा। और आप ये अकाल उत्सव भी सत्ता के खिलाफ है, माता दीन चांद भी सत्ता के खिलाफ है। एक सच्ची घटना पे उनके दोस्त को फंसा दिया, पुलिस वाले को उन्होंने बचाया, पुलिस वालों ने ही उनपे वो मुकदमा कर दिया उनके दोस्त पे, तब परसाई जी आहत हुए। तो ये बिल्कुल सही बात है और ये होनी चाहिए, लेकिन जनता मूल सोच सत्ता से ही आता है, तो इसलिए सत्ता का होना चाहिए। और विजय भाई मैं आपकी भाषा का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी पढ़ता रहता हूँ आपको। धन्यवाद अनूप जी। और एक प्रश्न मैं प्रभात गोस्वामी जी ने हरीश सर से पूछा है, तो हरीश नवल जी अगर वो पूछना चाहते हैं, उनका प्रश्न है कि आज पाठकों की कमी या पढ़ने की कम होती प्रवृत्ति के बीच हाफ लाइनर अथवा वन लाइनर का चलन ज्यादा है। बड़े व्यंग को कथा या ललित निबंध कहा जाने लगा है। ऐसे में बड़े व्यंग हाशिए पर जा रहे हैं, क्या यह व्यंग के भविष्य के लिए सही है? देखिए ऐसा है प्रभात जी, आपका प्रश्न बड़ा सामयिक और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग वन लाइनर तो लिखते ही थे बड़ी भी, और मैंने तो हाफ लाइनर ही लिखने शुरू कर दिए। आप सोचिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ हाफ लाइनर लिख रहे हैं हम और दूसरी तरफ उपन्यास लिख रहे हैं। तो जब हम हमारी नई पीढ़ी के लोग जितने व्यंग्य उपन्यास लिख रहे हैं, इतना हमारी पीढ़ी ने, हमसे पहले की पीढ़ी ने भी नहीं लिखे। तो दोनों चीजें हैं। और जो बात उनकी मूल प्रश्न है कि लोग ऐसे हो गए हैं कि जो पुस्तक से थोड़े से विमुख हो रहे हैं और सोशल मीडिया में जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया में उनको सिर्फ एक को नहीं पढ़ना होता। अब जो मेरे पास मान लीजिए प्रेमचंद की किताब है तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मुझे सोशल मीडिया फेसबुक पर जाता हूँ तो मुझे ए को पढ़ना है, बी को पढ़ना है, सी को पढ़ना है ना, सबको थोड़ा थोड़ा देखना है। तो उसके लिए फिर उस आज के समय की उस दृष्टि को देखते हुए विशेष रूप से इसलिए वन लाइनर और हाफ लाइनर लिखे जा रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। पर और इससे कोई ऐसा है कि देखिए आप चेखव को पढ़ते हैं, आप ईसप को पढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियां, मंटो की कहानियां देख लीजिए, उनकी लघु कथाएं देख लीजिए, तो वो उसी में सब कुछ निचोड़ हो जाता है जो बड़े से बड़े उपन्यास में भी नहीं हो पाता। तो इसलिए रचना के साइज से
वो उसका मापक नहीं है उसकी गुणवत्ता का, ऐसा मेरा मानना है। कि अगर वो हाफ लाइनर हो, वन लाइनर हो, उपन्यास हो, कहानी हो, जितना भी बड़ा या छोटा हो, किंतु उसमें वो होना चाहिए जिसकी तरफ अभी अनूप मणि ने इशारा किया। इसमें इसमें लेखक का जो दृष्टिकोण है वो किस पक्ष में जा रहा है और क्या वो उसको साध पाया, क्या वो अरे इसी से पाठक सहमत हूँ जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अरे प्रभात भाई अच्छा लगता है आपको देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे हरी सर, एक सवाल सुनील जैन राही जी का है जी राही जी कि प्रणाम। शोषित जब शोषक बन जाए तब व्यंग किस पर होगा? ऐसा ये ऐसे ही प्रश्न है जैसे कि जैनेन्द्र जी ने ना एक बार धर्मयुग में एक शोषा छोड़ दिया, छोड़ा तो कन्हैयालाल नंदन ने था। आपको भी इसका ध्यान आ जाएगा कि पति पत्नी के अतिरिक्त एक प्रेयसी भी होनी चाहिए। तो मैंने जैनेन्द्र जी से पूछा कि सर अगर प्रेयसी से शादी हो जाए, कहते फिर तो पत्नी हो गई, प्रेयसी तो फिर भी चाहिए। तो वही वही इसमें भी है कि अगर जो 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 शोषित है, जब वो शोषक हो गया, जब हो गया तो ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो सैकड़ों मीटर का केक काटते थे और वैसे वो इस अभिजात्य वर्ग की निंदा करते थे। तो क्या हुआ उनका, वो समाज ने उसको पदच्युत कर दिया। तो वो जो लोक संवेदना की बात है वो सबसे बड़ी है कि वो जो जब उस लोकमानस से नहीं जुड़ा व्यक्ति, तो हमारा ही व्यक्ति जब वो शोषक बन गया तो वो तो खत्म हो गया, फिर वो बात नहीं बनी। ये ऐसे तो बहुत उदाहरण है ये तो। जी, एक प्रश्न अनूप शुक्ल जी का है सर आपके लिए। जी अनूप भाई, व्यंग में हास्य का होना कितना जरूरी या गैर जरूरी है? क्या व्यंग में हास्य की उपस्थिति से व्यंग कमजोर होता है? असल में ऐसा है कि इसमें 2-3 बातें हैं जो इस समय मुझे दिमाग में आ रही हैं कि मैंने अनुभव किया है कि जब हम कोई हास्य रचना पढ़ते हैं, कोई भी कविता या गद्य या पद्य, तो उसमें जब व्यंग का थोड़ा छौंक लगता है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और जब व्यंग में हास्य की अतिरेकता हो जाती है तो व्यंग का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए जैसे मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम लोग विनोद का या हास्य का विशेष रूप से प्रयोग तब करते हैं जो उसका सार्थक बोध करा दे जो हमारा लक्षित है। तो इसलिए वो उसके परिमाण में हम ये नहीं कह सकते कि कितने प्रतिशत होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि भाई अब जैसे एक पुराना उदाहरण होता था कि भाई आप भोजन चटनी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चटनी का अपना महत्व है पूरे भोजन में। तो अगर पूरी चटनी हो जाएगी तो फिर वो व्यंग रहेगा नहीं, फिर वो तो चला गया। तो वो ध्यान तो रखना ही होता है। फिर जैसे अनूप ने कहा कि वो तो अपने आप परिमार्जित हो जाता है। आप लिख रहे हैं तो उस समय ये नहीं सोचते, आप उसमें व्यंग्य आलोचना शास्त्र नहीं देख रहे होते, आप लिख रहे होते हैं। पर हाँ, वो अगर आपकी संवेदना वैसी है, आपकी अनुभूति वैसी है और आपके औजार वैसे हैं, तो आप वैसा लिख देंगे जैसा अभी हम अपने अपने वक्तव्य में कह रहे थे। जी, धन्यवाद अनूप शुक्ल भाई। जी धन्यवाद सर। एक जयप्रकाश पांडे जी ने जबलपुर से पूछा है आपसे कि आज के व्यंग्यकार, जी हरीश नवल से, कि आज के व्यंग्यकार घटनाओं के भीतर छुपे हुए संबंधों के बीच तालमेल स्थापित क्यों नहीं कर पाते? वाह जयप्रकाश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अरे आप तो खुद ही इस पीढ़ी के हैं, तो शुरुआत कर दीजिएगा। वो देखिए, जब जीवन में ही संबंधों में तालमेल नहीं हो रहा, जब अब तो न्यूक्लियर सोसाइटी भी खत्म हो रही है। हमारे इस टाइम में जॉइंट फैमिली थी, मेरे अपने घर में मेरे दादाजी भी थे, मेरी माताजी भी थी, मैं भी था, हम 4 पीढ़ियां साथ रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे 3 तक शिफ्ट हो गए। अब तो और भी आगे चले गए कि पति एक अलग कमरे में रह रहा है, वो अलग कमरे में रह रहा है, या शादी जैसी संस्था ही टूट रही है, लिविंग टुगेदर हो रहा है। तो ऐसे में जब वहाँ संबंधों का तालमेल नहीं है तो निश्चित है कि जो समाज में घटित हो रहा है वो साहित्य में तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए विचलित ना होइए। और हाँ, उसके लिए हमारा क्या दृष्टिकोण है, उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं उन सूत्रों को कि जिससे कि वो जागरण पैदा हो कि नहीं भाई, ये चीज ज्यादा जरूरी थी, इन संबंधों की मिठास को बरकरार रखिए। अच्छा, एक प्रश्न सर, एक प्रश्न सर अलका अग्रवाल जी मुंबई से जानना चाहते हैं। जी अलका जी। वो
वो कह रही कि उनका प्रश्न ये है कि क्या व्यंग में पीढ़ियां आमने सामने खड़ी हैं, यानी एक दूसरे से दो दो हाथ कर रही हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे तो नई पीढ़ी वाले इतने प्यारे लगते हैं, अपने कई साथियों से ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जो अच्छा लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारी जो आज की पीढ़ी है उसके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। पहली बार हरीश जी से सहमत हूँ। हाँ, पहली बार ये कौन है भैया? ये संतोष त्रिवेदी है सर। अच्छा, ये संतोष त्रिवेदी। मैंने कहा था ना, इनसे डर लगता है कि पर मुझे हमेशा, पर ये मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखा, उनकी बात है तो मैं भूल गया मैं क्या कहना चाह रहा था। कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो नई पीढ़ी, देखिए इस पीढ़ी में संघर्ष ज्यादा है, चुनौतियां ज्यादा हैं, इनके सामने हर चीज के लिए संघर्ष है। हम लोगों को, हमने एमए किया, पीएचडी में प्रवेश किया, हमें नौकरी मिल गई। आज लोग 40-40 साल के हो रहे हैं, परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही। तो जब जीविका का साधन नहीं है, या जैसे किसान को देख लीजिए, तो ये आज की पीढ़ी को मैं देखता हूँ कि इसके बावजूद भी जब वो रचना कर्म कर रहे होते हैं और जो ठीक ठाक लिख रहे होते हैं जैसा हम चाहते हैं कि वो लिखें, तब सचमुच बहुत अच्छा लगता है। कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो आमने सामने है, जहाँ है तो वो फिर ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी पीढ़ी है वो जो आने वाली पीढ़ी है उस पर आश्रित होती है। ऐसा नहीं, हम पुरानी पीढ़ी पर आश्रित नहीं होते। पुरानी पीढ़ी हम पर आश्रित रही थी और हम नई पीढ़ी पर आश्रित हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हमने युग धर्म के अनुकूल नहीं चले तो हम उससे विलग हो जाएंगे। तो इसलिए जो युग धर्म है वो बहुत आवश्यक है। तो जो नई पीढ़ी का युग धर्म है उसको हमें समझ के उनके साथ चलेंगे तो हमारे में जनरेशन गैप नहीं होगा, या उतना नहीं होगा जितना कि बहुत हो रहा है जी। इसलिए वो जी, बहुत धन्यवाद सर। मैं अनूप मणि जी के पास चलूंगा और उनसे अलका अग्रवाल जी जानना चाहती हैं कि क्या यदि आंसू ना बहें तो व्यंग्य नहीं? अभी मुर्तजा हुसैन जी की रचना साहब बाथरूम में है, पर क्या कहेंगे? अलका जी, मैंने वो रचना उनकी पढ़ी ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन आपके आंसू से एक बात हमें याद आती है, जायसी शायद, हाँ जायसी जी ने कहा था कि पहली लाइन याद नहीं, दूसरी लाइन याद है कि मेरे मुंह को देखकर हंसी आती है लेकिन मेरी कविता को पढ़ के आंसू आता है। क्या बात वही है? दुख सबको होता है। हाँ, जायसी साहब याद आए, आपने अच्छा याद दिलाया। तो कहने मतलब है कि आंसू होने चाहिए किसी न किसी, मतलब वही कॉमन चीज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्यंग आंसू जरूरी नहीं आए लेकिन बेचैन तो करेगा आपको। देखिए, कोई रचना सफल कैसे मानी जाएगी? जो आपके आंसू को, मैं थोड़ा उसको विस्तार कर देता हूँ कि अब मैंने कोई रचना लिखी, वो सफल कैसे मानी जाएगी? उसमें सब कुछ है, सारा मतलब है। अब सफल कैसे है? अगर उसने मेरे चेतना को, भाई सुख दुख के अलग भी चीज होती है, या हमारी फिजिकल नीड नहीं होती। आप फिल्म क्यों देखते हैं? या तोते में जान बसी हुई है, तो ये बड़ी काल्पनिक बात है भाई, ये कहाँ गई, साइंटिफिकली नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हीरो उसको बचाए। ये कौन सा गुण है? ये कौन सी चाह है जो हम उससे तादाद में हो जाते हैं? ये अच्छाई, ये है मूल्यों को स्थापित करना। हम बचपन से सुनते हैं, सदा कहते हैं ना, विसंगति पे लिखते हैं, लेकिन विसंगति पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि मूल्यों को स्थापित करने के लिखते हैं, और मूल्य वही है, मूल्य नहीं बदले हैं। तो ये चीज मैं ये बता रहा था कि आंसू और वो चीज है, रचना जब आपकी चेतना को विस्तार दे दे, आपके अंदर, हमारे अंदर भी कमीनापन है, लेकिन 2 पल के लिए मैं पढ़ूं और लगे नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, मैं मानवीय हो जाऊं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा, यथार्थ को जिस आप रूप में लाई हैं, भाई सबको मालूम है, या मैं आपकी बातों को और विस्तार दूं, जैसे कि प्रेमचंद जी ने लिखा ठाकुर का कुआं, भाई सबको मालूम है जातिवाद, सबको मालूम है ये है, लेकिन प्रेमचंद ने जिस ढंग से रखा, जिस तरीके से रखा, वो उस एक समस्या को वो नई दृष्टि हमें देखता है। यार मैं भी तो यही कहता हूं, ऐसे नहीं देखा गया जिस ढंग से वो लिखते हैं, और मैं जिस ढंग, यथार्थ तो वही है। तो कहने का मतलब मैंने कि आपकी जो कोई रचना हो जो मुझे सोचने पे बाध्य कर दे, मुझे नई दृष्टि दे दे, मालूम तो सबको है यार ये भ्रष्टाचार है, ये फलाना है, ये ढिमका, सबको मालूम, लेकिन वो मुझे एहसास करा दे, तो वो सफल है। वही बात आपकी कह रहा हूँ, आंसू आना जरूरी,
बेचैनी आना, एक नई चीज नए तरीके से देखना, तब वो रचना सफल हो जाती है। जी अक्का जी, मुझे लगता है संतुष्ट होंगी आप मेरी जवाब से। धन्यवाद अनूप जी। और एक अगला प्रश्न है हमारे समूह में। हमारे समूह में एक साथी हैं जो अपने आप को व्यंग का उद्दंड विद्यार्थी कहते हैं, और उनका अरे एक प्रश्न है, नाम है सुनील जैन राही जी। उनका प्रश्न है कि क्या व्यंग को क्यों विनम्र नहीं होना चाहिए? व्यंग तो बहुत विनम्र होता है भाई, कहाँ दंड होता है, व्यंग तो बहुत ही विनम्र होता है। उनका कहना है कि क्या व्यंगकार को क्यों विनम्र नहीं होना चाहिए? हाँ अरे भाई, व्यंग विनम्रता तो पहली शर्त है। अच्छा हरीश जी बताएं, ये सीनियर है फिर। नहीं जी नहीं नहीं, जी सर। अनूप बताओ, अच्छा बता रहे नहीं हो। नहीं, आप बोल रहे थे। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। देखिए विनम्रता का भाव तो होना ही चाहिए ना, जी कि हम दूसरे के मन को समझ के, चाहे उसने हमारे प्रति कुछ ऐसा काम भी किया हो जो हमें अखर रहा है, किंतु हम यदि उस तह तक पहुंच जाएं कि इसने ये सोचकर ऐसा कहा है तो ये क्षम्य है, तो वो जी हमारा बड़प्पन होगा और वही होना चाहिए। तो जी। क्या प्रश्न था इनका मूल? इनका प्रश्न था कि व्यंगकार को क्यों विनम्र नहीं हाँ होना चाहिए? हाँ, तो इसलिए विनम्रता तो है। देखिए कुछ मूल्य तो शाश्वत ही हैं, कुछ मूल्य बदलते भी हैं, पर वो क्योंकि मूल्यों का संबंध तो अपनी इच्छा से, मन से और समय स्थान से होता है। तो यहाँ ये जो मूल्य है विनम्रता वाला, ये हमेशा अच्छा है। कर्टसी ऑलवेज पेज, उसके साथ है कि विनम्रता हमेशा पे करती है, तो होना ही चाहिए। हाँ, उनका व्यंग वो कितना ही कठोर हो, जिसमें लगे कि इसमें विनम्रता मात्र की नहीं है, वो उसका अपने लक्ष्य के हिसाब से लिख रहे हो, दूसरी बात है। पर विनम्रता तो जैसे सब में होनी चाहिए, वैसे ही व्यंगकार में भी होनी चाहिए। और व्यंगकार में तो इसलिए भी ज्यादा अपेक्षित है कि वो लिखने में इतना कुछ विरोध विरोध पता नहीं क्या क्या कर देता है, चीर फाड़ ये सब कुछ। जी तो इसलिए धन्यवाद सर। एक धनबाद से अभिजीत दुबे जी का एक सवाल है सर। रमेश जी एक मिनट, जी जी बस जी एक चीज कह रहे हैं। जी बोलिए। खुद को वो दंड विद्यार्थी कह रहे हो, विनम्रता पे सवाल कर रहे हैं, उलट बाकी। Shall we change actually? He not all more, he not all best. अभी आपके लिए प्रश्न और हैं हमारे पास। प्रभाशंकर जी ने भी 2 प्रश्न रखे हैं। मैं हरीश नवल सर से मैं फिलहाल एक प्रश्न है धनबाद से हमारे एक साथी हैं सर अभिजीत दुबे जी। हरीश नवल सर से उनका सवाल है कि संपादक जब व्यंग की मांग करते हैं तो शब्द सीमा तय कर देते हैं, क्या यह सीमा रचना की गुणवत्ता को प्रभावित करती है? देखिए जैसे हमने पहले कहा कि शब्दों की सीमा का गुणवत्ता से बहुत अधिक संबंध नहीं होता। और दूसरी बात है, संपादक जहां पर है, वो अगर वो खुद प्रकाशक है, खुद उसकी अपनी पत्रिका है, तब तो दूसरी बात है। पर अगर वो कहीं पर कार्य कर रहा है जिस किसी भी में, तो उसको तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो वहां पर कहा जाता है, जैसे मैं गगनांचल का संपादक था, तो वहां पर एक ही व्यंग छापा जाता था, तो मैंने धीरे धीरे करते 5 व्यंग करवा लिए। तो उसके लिए पहले कहना पड़ता है, तो कहते अच्छा फिर बहुत लंबे व्यंग मत लीजिएगा। पर मैंने कभी किसी को कहा नहीं, पर वो वही छांटे जो बहुत लंबे नहीं थे। तो आप उस चीज को समझिए। हाँ, मेरी अपनी पत्रिका हो तो ठीक है, फिर तो मैं जैसे मर्जी कर सकता हूँ। तो ये इसलिए वो उस हिसाब से करना पड़ता है। जी जी जी। अच्छा, अलका जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी के व्यंग लेखन पर बात क्यों नहीं हो? सवाल ये है कि प्रेमचंद चूंकि एक कथाकार के रूप में विख्यात हैं। अब जैसे हम सब लोगों ने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, टीवी सीरियल्स भी लिखे हैं, लेकिन हमारा जो रूप जनता के सामने आ गया है और जिसकी थोड़ा सा चर्चित हो गया, तो फिर बात तो उसी की होती है। इसलिए हाँ, हम उस पर शोध कर सकते हैं, लोगों ने किए हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में व्यंग, तुलसीदास में व्यंग, सूरदास में व्यंग, ये तो है। बात तो हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा विषय रखेंगे तो जरूर हम सब लोग भी बोलेंगे। प्रेमचंद बहुत धनिया का पूरा कैरेक्टर देख लीजिएगा आप, व्यंग से भरपूर, वो तो है ही। बिल्कुल 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 ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जो प्रभाशंकर जी का प्रश्न है अनूप मणि जी आपके लिए, प्रभाशंकर जी जानना चाहते हैं कि यक्ष के सरोवर जल कहाँ गए, बोतल बंद पानी। वो कहना चाहते हैं कि आपका जो पुरस्कृत व्यंग्य युधिष्ठिर यक्ष संवाद है, उसकी कोई झलक अगर आप दिखा सकें। जो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है, ये कौन सा पुरस्कृत है, ये मुझे खुद नहीं ध्यान आता।
ये कौन सा है तो उसके युधिष्ठिर यक्ष संवाद। नहीं, युधिष्ठिर यक्ष तो लिखा है मैंने कई, लेकिन ये पुरस्कृत तो नहीं है। और मैंने ये प्रयोग मैंने कई विषयों में किया, अभी भी पता नहीं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है, माफ कीजिएगा सर, सीरियसली मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि मैंने ये किस पे लिखा। ये बहुत पहले की बात होगी, अभी तो व्यंग संग्रह में नहीं है ये व्यंग। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा ये कब है। हाँ हेलो जी, अनूप जी। जी बोलिए सर। अनूप मणि त्रिपाठी जी। जी हाँ जी सर। हाँ 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 हाँ, मैं आपको ये व्यंग भेजूंगा आपका, है ना। अरे मैं बहुत व्हाट्सएप करूंगा आपको, जी जी तो आपको मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। जी जी फिर बात करते हैं अपन व्यक्तिगत। ओके 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 जी, बहुत धन्यवाद उपाध्याय सर। और अलका जी ने हरीश जी से कहा है कि अगर कोई हाफ लाइनर आप इस समय अगर सुनाने की सुविधा हो तो संक्षेप में अगर कोई हाफ लाइनर सुना। भैया हम तो सुनाई देगी पर लोग सुने कहाँ। नहीं बस हम सुनने के लिए बैठे हैं ना सर। ओहो अलका जी, तो हम सुनाई जी। ये ढूंढ लाई का। तो ढूंढ लिया सर। अब हम सुनने के बैठे हैं। हाँ, आप ढूंढ लाइए, और तब तक अगर कोई लघु व्यंग हो हमारे अनूप जी का तो वो सुना दें, और हम लोग करीब 5-7 मिनट में इसको फिर बाइंड अप करेंगे। अनूप जी सुना दीजिए। वरिष्ठ पीढ़ी से डरिए मत, सुना दीजिए, हम साथ खड़े हैं। अच्छा, जानते हैं व्यंग्यकार को पहचानने का एक टूल वो ये भी है जी। ये पुराने व्यंग्यकारों पे लागू होता है, नए वाले कि वो धर्मयुग में जरूर छपे होते हैं। ऐसा कोई व्यंग्यकार नहीं देखा कि धर्मयुग में ना छपा हो। धर्मयुग का इतना भूताल है, इतना वो है कि हम छपते रहते हैं। और अरे धर्मवीर भारती जी, बड़ा अन्याय है ये। धर्मवीर भारती जी ने इन लोग को छाप के इन लोग को बड़ा बना दिया। हम लोगों को कोई छापता ही नहीं। बताइए, धर्मवीर कोई तो एक और धर्मयुग होनी थी ना हम लोगों के लिए भी। मैंने आपको तभी तो कहा था ना कि आपके सामने चुनौतियां ज्यादा है, हमें तो सब कुछ मिल गया, इसलिए हमें तो कुछ इतना नहीं करना पड़ा, आपको बहुत करना पड़ रहा है कि आपके टाइम में धर्मिक बंद, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद, सारिका बंद, दिनमान बंद, ये मैं भी मानता हूँ। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं, वो हरीश जी ने सब बंद करवा दिए हैं। जहाँ लिखा वहाँ सब बंद। जहाँ सब। हाँ तो हरीश जी आप सुना दीजिए। जी वही एक मिनट वही देख रहा था। जी सर जी। कि कोई चीज एक निकल आए फटाफट। अलका जी। हाँ जी। हाँ वो हम लोग जब पढ़ते थे ना बड़े बड़े लोगों को धर्मयुग में, और कौन सॉरी, जब हम लोग पढ़ते थे ना धर्मयुग में बड़े बड़े लोगों को पढ़ते थे बचपन में। धर्मयुग बचपन से ही आता था घर में, तब सोचते थे कि ये हमारा नंबर कब आएगा कि हम भी व्यंग लिख पाएंगे और धर्मयुग में छप पाएंगे। अच्छा, तो ये बड़े लोग मतलब क्या पूरा पन्ना ढक लेते थे क्या? धर्म के इतने बड़े होते थे मतलब? बड़े लोग का मतलब जो है, मतलब जो शीर्ष व्यंगकार थे वो बड़े बड़े छपते थे, हम छोटा समझते थे अपने आप को, लिखना शुरुआत की थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि हाँ धर्मयुग में भी अपना स्थान बनाया, उसमें भी व्यंग आए, तो ये सतत लिखते हुए प्रेरित होते हुए लिखा। चलिए हरीश जी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं प्रभाशंकर जी, आप तो इतना अच्छा लिखते हैं। अब एक बहुत ही छोटा, चूंकि समय बहुत कम है, जी तो मैं एक हाफ लाइनर सुना रहा हूँ। लाल किला और खाई। भारत वर्ष में वर्ष भर जितने पर्यटक आते हैं, वे जिन पर्यटन प्रसिद्ध नगर प्रांतों में भ्रमण करते हैं, वहाँ किले जरूर होते हैं। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत एक किला प्रधान देश है। किले बहुत आकर्षित करते हैं, बरसों बरस से मुस्तैदी से खड़े हैं। उनकी विशालता, दृढ़ता और इतिहास उनके पार्श्व में उनकी ऐशोगाथा कहते हैं। कभी आपने सोचा कि आज़ादी के बाद के हमारे नेता और किलों में कुछ समानताएं होती हैं? उनकी विराटता कई बार किलों से भी अधिक विशाल होती है। वे दृढ़ता के प्रतीक होते हैं। जो भी देश के नाम पर वे अपने लिए करते हैं उसमें अडिग रहते हैं। बहुधा देश की अर्थव्यवस्था ऋणात्मक होती है, किंतु उनकी उत्तरोत्तर धनात्मक रहती है। उनकी बुर्जियों पर उनकी विजय पताका ऐसे फहराती है जैसे किलों पर ध्वजा। दिल्ली गए होंगे तो आपने लाल किला देखा होगा। भारत की शान दिल्ली और दिल्ली की पहचान लाल किला। दूर से देखने पर लाल किला को अपनी बाहों में घेरे खूबसूरत खाई आपको नजर नहीं आती। ऐसी खाई प्राय हमारे हर बड़े नेता के साथ होती है। दरअसल
जितना बड़ा किला होता है उतनी बड़ी खाई होती है, जितना बड़ा नेता होता है उतनी बड़ी उसकी भी एक खाई होती है जो जो दूर से दिखती नहीं है। दूर से वह आपको जमीन की सतह से जुड़ा दिखता है, पर जैसे जैसे आप उसके करीब आते हैं आप पाते हैं कि वह अभी दूर है और आप कब खाई में गिर जाते हैं ये ज्ञात नहीं होता। कृपया किला देखने से पूर्व उसकी खाई के विषय में अवश्य सावधान रहें। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा जी धन्यवाद। अनूप जी, कोई छोटी रचना अगर आप साझा करना चाहें? अरे अरे नहीं, बातचीत का माहौल अभी उस मन स्थिति में नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई भी लघु व्यंग जो आपको याद हो। अनूप मणि का ये हेयर स्टाइल और ये सब ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों बाद देखा। जी अरे सर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, लेखन पे तवज्जो नहीं दे रहा तो तुमने कहा इसे बना लो बकल, कोई तो देखे। नहीं, आपका लेखन बहुत अच्छा है, नई पीढ़ी में बहुत अच्छे नाम स्थान। जी, तो चलिए मैं गत वर्ष का विगत साहित्य पढ़ दूं, 2-3 लाइन पढ़ दीजिए। गत वर्ष का विगत साहित्य। जी हाँ, गत वर्ष खूब लिखा गया, कई पेड़ कटे, इतना लिखा गया कि लिखते रहने को ही लेखन और लिखने वाले को लेखक मान लिया गया। इसी का नतीजा यह रहा कि कई IAS तो कई अधिकारियों की बीबियां तक लेखिका बन गईं। कुछ लिखने के लिए इतने प्रतिबद्ध हुए कि कुछ ने अपनी पत्नी के नाम से भी लिखना शुरू कर दिया। यानी खूब लिखा गया, जितना लिखा गया उससे कम रचा गया। गत वर्ष भी वैसा ही रहा जैसे उसके गत वर्ष था। लिखने से ज्यादा उसका प्रचार हुआ, खूब उपन्यास आए, कुछ तो काफी मोटे ताजे रहे, मगर कुछ सीख सलाई जैसे। जो सीख सलाई थे उनको उपन्यास ना कहकर नॉवेल कहा गया। जो ठीक से हिंदी नहीं लिख पाते थे उन्होंने अपनी खराब हिंदी को नई हिंदी कहकर प्रचारित किया। कहानियां भी लिखी गईं, कहानियां जितनी लिखी गईं उससे ज्यादा कहानियां साहित्य जगत में बनाई गईं। इस वर्ष भी संवेदना की बात हुई, इस बार भी संवेदना की बात हुई, मगर सूचना ने बाजी मारी जो वस्तुतः ये टुकड़ा आया मैंने जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आज आप लोगों ने इतने विस्तार से विषय पर बातें रखी। सैनी सर आप अपना ऑफ कर दीजिए माइक। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के आज के आयोजन के अंतिम चरण में हैं, तो हम अपने साथी वरिष्ठ साथी बुलाकी शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि वो आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय बुलाकी शर्मा जी। नमस्कार तिवारी साहब जी नमस्कार। व्यंग धारा की तरफ से आज व्यंग और व्यंगकारों को पहचानने के उपकरण इस विषय पर बहुत ही सार्थक चर्चा रही। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके अंदर यशस्वी व्यंगकार और हम सबके प्रिय श्री हरीश नवल जी के साथ साथ युवा व्यंगकार अनूप मणि त्रिपाठी जी ने भी खुल के अपनी बात रखी। अनूप मणि जी को मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन उन्हें सुनने का पहला अवसर मिला, जबकि सौभाग्य है कि हरीश नवल जी से मैं मिला भी हूँ, उनको सुना भी है। आज की गोष्ठी बहुत ही सार्थक रही और इस गोष्ठी को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से बहुत महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनबॉक्स के अंदर जिस तरीके से चुटकियां ली जाती रही और हरीश नवल सर उस पर भी जवाब देते रहे, तो इससे की बहुत ही रोचकता बनी रही। संतोष त्रिवेदी जी, अनूप शुक्ल जी, ब्रजेश कानून गो जी, विजय श्रीवास्तव जी, सुनील जैन राही जी, अलका अग्रवाल जी, प्रभाशंकर उपाध्याय जी, मधु आचार्य जी, हनुमान मुक्त जी, प्रमोद चमोली जी, प्रभात गोस्वामी जी, जयप्रकाश पांडे जी, अभिजीत दुबे जी, विवेक रंजन श्रीवास्तव जी आदि सब लोगों ने सवाल भी रखे और इनबॉक्स के अंदर भी अपनी बातें कही। शुरुआत में रमेश सैनी जी ने इस विषय को बहुत खोला
और ये विषय इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उस पे पहले भी संगोष्ठी व्यंग धारा की ओर से की गई थी और इस बार भी की गई थी। और रमेश तिवारी जी आलोचक के साथ साथ बहुत प्यारे संयोजक भी हैं, सूत्र जोड़ते रहते हैं। ये हमें आज की गोष्ठी से भी पता चला, हमेशा चलता है। उन्हें ऐसी चर्चा और होनी चाहिए जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। आज भी मैं अपने को व्यंग का एक विद्यार्थी मानता हूँ और एक विद्यार्थी के नाते आज की इस कक्षा में बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। तो मैं पुनः आदरणीय हरीश नवल जी और युवा साथी अनूप मणि जी का विशेष आभार प्रदर्शन करता हूं और साथ साथ सभी आप लोगों ने जो सहभागिता निभाई सबके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाकी सर। और जी बुलाकी सर, आपका माइक ऑन रह गया है तो ऑफ कर लीजिए, या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ऑफ कर रहा हूं। जी जी धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आज का हमारा ये आयोजन यहाँ संपन्न होता है और उम्मीद है आप लोगों को आज के इस आयोजन से निश्चित रूप से बेहतर समझ आप लोगों की बनेगी और निरंतर व्यंग धारा ऐसे अनेक रचनात्मक कार्यों में आपका सहभागी बनने के लिए और आपके साथ चलने के लिए कटिबद्ध है। और हम आगे भी अपने इस तरीके के आयोजनों से आप सबका साक्षात्कार कराते रहेंगे, आप लोगों से जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, संवाद का एक उपक्रम करते रहेंगे। और आज के सभी साथियों और विशिष्ट विद्वानों में हमारे डॉक्टर हरीश नवल सर और अरूपमणि त्रिपाठी जी, बाहर से आए मित्रों में ब्रजेश कानूनगो जी, विजय जी और मुकेश राठौर जी, बहुत से साथी हमारे थे, समूह के भी सभी साथी हैं। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आज का इस सत्र, आज का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया जाता है और हम लोग अगली गोष्ठी में अगले रविवार 3 बजे पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। आप सबका हार्दिक आभार और नमस्कार।